कोई प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है यार ये काम नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, इसे रिजाइन ले लो। आपने उससे रिजाइन नहीं लेना, आपने उसकी साइड लेनी है। बायसनेस आती है, ये फेवरेटिज्म आती है, हर इदारे में होती है और ज्यादातर ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के दिनों में आती है कि यार उसको ज्यादा दे दिया, मुझे ज्यादा दे दिया। अगर आपका विजन, आपका माइंडसेट, अगर एचआर के बंदे का माइंडसेट ये इन तीन चीजों के ऊपर है, ग्रो, ग्रूम और ग्रो के ऊपर, तब आप अपने आप को एक अच्छा एचआर मैनेजर मानोगे। कल्चर डेवलप करने के लिए जो 5 स्ट्रेटजी हैं वो कहते हैं मेक लर्निंग एंड डेवलपमेंट एज अ प्रायोरिटी। लोगों को वो मोटिवेशन या मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अब जो इंडस्ट्रीज ऑफर कर रही हैं वो साथ में जॉब ऐड के अंदर लिखते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर भी कर सकते हो। आज के सेशन में हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकॉग्नाइज इट्स इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स। लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम। जो बेस्ट प्रैक्टिस सिस्टम चल रही है लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, हम उसके ऊपर बात करेंगे। क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन से बेस्ट ट्रेनर हैं, सबसे बेस्ट महंगा ट्रेनर कौन सा है, कैसे एंगेज कर सकते हैं ट्रेनिंग में, किस तरीके से अपने को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट बंदा करता है क्या है और ट्रेंड चल क्या रहा है। रोल ऑफ एचआरएम क्या है, एचआर का काम क्या होता है, एचआर का बेसिकली जो फर्स्ट तो मैंने लिख लिया है। इसके अलावा एचआर करता है क्या आपके ख्याल में? एक तो अट्रैक्ट है, जिसको हम कहते हैं टैलेंट एक्विजिशन है। अट्रैक्ट हायरिंग में भी हमारे पास उसको टैलेंट को अट्रैक्ट किया, टैलेंट जनरेशन पूल जनरेट कर दिया और एंगेज करके रखना थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, ऑनगोइंग एक्टिविटीज़, ओडी की एक्टिविटी कह सकते हैं, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट कह सकते हैं। और हाँ, उनको रिवार्ड्स या कंपनसेशन में आपको हेल्प करते हो। और राइट्स के बारे में बात करना हुई, उनकी लीगल जो उनके राइट्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ के मुताबिक। अच्छा, एचआर का मेन काम जो है ना यहाँ पे, जो राइट्स के बारे में, वो न्यूट्रल होना चाहिए। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है, आपका एचआर मैनेजर, कोई प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है यार ये काम नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, इसे रिज़ाइन ले लो, मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसे रिज़ाइन ले लो। आपने उससे रिज़ाइन नहीं लेना, आपने उसकी साइड लेनी है। सर बताएं सी वजह क्या है, काम क्यों नहीं कर रहा वो, यहाँ पे वो क्या उसकी परफॉर्मेंस का इशू है। जब आपसे बात तो करके देखें, शायद उसके घर में कोई मसला चल रहा हो, उसका कोई पीछे से वर्क लाइफ बैलेंस का इशू हो, शायद किसी की उसके माइंड में कोई ऐसी परेशानी चल रही हो जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो एचआर को बीइंग न्यूट्रल रहना चाहिए यहाँ पे। रिसेंट एग्जांपल थी, हमारे कराची का एक बंदा था, वो ऑडिट में उसकी कुछ फंडिंग निकल आई, कुछ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल निकल आया, कुछ 60-70,000 का। तो उनके स्टाफ ने कहा, उसके हेड ने कहा इसे रिज़ाइन ले लें। हमने कहा रिज़ाइन लेने की ज़रूरत नहीं, आप देखें मसला है कहाँ पे। तो जब आइडेंटिफाई किया मसला, तो सिस्टम में जो उसने एंट्री की थी वहाँ एंट्री मिस थी। 60,000 की जो मटेरियल इशू किया था, कंप्रेसर का, फ्रिज के कोई पार्ट्स इशू किए थे, उसकी डाटा एंट्री में मसला आ गया था। तो सिस्टम का फॉल्ट था जो उसने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। उस छोटे से इशू की वजह से हम डायरेक्ट अगर डिज़ाइन ले लेते तो हमारे ऊपर क्वेश्चन आता है कि आप माने एचआर ने अपना रोल जो है परफॉर्म नहीं किया, बीइंग न्यूट्रल रहते हुए बात नहीं की, उसके ऊपर उसकी साइड नहीं ली कि हमने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों में बैलेंस रखना होता है। ना कि उसने कह दिया आप डाउन साइजिंग कर दें तो हमने करनी पड़नी है, लेकिन वजह क्या है, क्यों करनी है, हेड काउंट कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, उसको आइडेंटिफाई करना लाजमी होता है। काउंसलिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग, ट्रेनिंग, या फिर उसको प्रॉपर उसको मसले को देखा जाए कहाँ पे है, क्या ये उसकी जो परफॉर्मेंस में इश्यूज आ रहे हैं वो आप चेक करें, उसके वन टू वन इंटरव्यू करके, क्या उसकी कोई ऐसा काम है, परेशानी है, या उसकी कोई वर्क लाइफ बैलेंस है, या कुछ दूर से आ रहा है जो उसका मसला आ रहा है, या डायरेक्ट उसको आप कह देंगे यार तुम 3 दिन से छुट्टी कर रहे हो, तुम जा सकते हो। उसको मसले को हल करना चाहिए। बायसनेस आती है, ये फेवरेटिज्म आती है, हर इदारे में होती है और ज़्यादातर ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के दिनों में आती है कि यार उसको ज़्यादा दे दिया, मुझे ज़्यादा दे दिया। उसमें भी अपना रोल आप परफॉर्म करते हो अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन हो तो। अगर ऑनलाइन सिस्टम है तब तो फेयर है, आपको सैप भी ऑनलाइन चलता है, सैप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या ऑनलाइन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप उससे जज कर सकते हो कि इसने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए या नहीं किए। दूसरा आता है रिटेन, की जिसकी हमने बात की है। तीसरा आता है ग्रो, कि आप उसको ग्रूम करते हो, ट्रेन करते हो। ये 3 किस्म के रोल हैं जो हम कह लें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं। एक तो अट्रैक्ट, रिटेन, और तीसरा उसको ग्रो करो, उसकी डेवलपमेंट पे काम करो। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है, या नया जो आप कह लें कि हमारा एचआर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो इन चीज़ों पे नहीं मानता। वो कहता है ग्रो, ग्रूम और गो। अगर आपका विजन, आपका माइंडसेट, अगर एचआर के बंदे का माइंडसेट ये इन 3 चीज़ों के ऊपर है
ग्रूम और ग्रो के ऊपर, तब आप अपने आप को एक अच्छा एचआर मैनेजर मानोगे। तब आपका जो ट्रेनिंग का विजन है वो इसके ऊपर रहेगा। एक एल&डी का बंदा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का बंदे का विजन गो ग्रूम और ग्रो पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप ट्रेनिंग करवा दोगे 6 महीने बाद छोड़ के चला जाए यार। 6 महीने में उसने हमारा तो काम तो कर दिया है ना, वो कुछ ना कुछ बेनिफिट देगी हमें, कुछ ना कुछ डैशबोर्ड बना के देगी। लेकिन अगर हम सोचेंगे यार नहीं उसको रिटेन करना है, हमने उसको ट्रेनिंग करनी है, उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो कि छोड़ के नहीं जाएगा, तब वो बिल्कुल भी अपना परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो उस प्रेशर में रहेगा। आप उसको ट्रेन करो, उसको ग्रूम करो, उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, उसको ठीक है यार जाओ, बंदे मिल जाएंगे, बंदों की कमी नहीं है। जैसे उन्होंने बताया प्रोडक्शन मैनेजर जो था वो एक शाम सुबह को गया, शाम को हायर हो गया, आप फ़ौरन प्लेसमेंट ढूंढ लेते हो। लेकिन आपका माइंडसेट जो है वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप अगर कुछ डिलीवर कर रहे हो, कुछ उनको मौका दे रहे हो, कुछ को टूल प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कुछ ना कुछ सूरत में मिल जाएगा। उसने कुछ ना कुछ ट्रेन कर देगा, कुछ ना कुछ बना देगा, जितना अर्सा रहेगा उसको कुछ तो ट्रेन कर देगा। तो गो ग्रूम एंड गो, इस फिलॉसफी के ऊपर एक एचआर का माइंडसेट होना चाहिए। कल्चर की बात करें तो कल्चर हमारे पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जो आप कहते हैं जो कल्चर बनता कैसे है, ये सारा माइंडसेट की बात है। अगर तो आपका एचआर मैनेजर है या फाइनेंस मैनेजर है, वो कहता है जी हमें इस साल 5 मिलियन का प्रोजेक्ट बजट चाहिए या 10 मिलियन का बजट चाहिए, तो आपने क्या कुछ करवाना है, क्या चीज़ें करवानी है, तो वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। आप किस किस्म की उनको अपनी पर्सनैलिटी जो प्रायोरिटी रखी हुई है एचआर क्या है, क्या आपकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादातर कंपनसेशन बेनिफिट है, रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करना है, या एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है, क्या एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, जैसे कस्टमर सर्विस में, कॉल सेंटर में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती हैं, और उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स होती हैं। वो फोकस इनका कस्टमर सर्विस के ऊपर होता है कि हमने ट्रेनिंग करवानी है, उनके ट्रेनिंग आवर्स होते हैं, हर के इतने क्रेडिट आवर्स अपने अचीव करने होते हैं। इस तरह अकाउंटिंग में देखा जाए ACCA वाले या ICMA वाले, उनके ट्रेनिंग आवर्स होते हैं कि हमने इतने सर्टिफिकेशन आवर्स करेंगे तो हमारा जो है हमारे इतने पेपर क्लियर हो जाएंगे। आपका कल्चर डेवलप करने के लिए जो 5 स्ट्रेटजी हैं वो कहते हैं मेक लर्निंग एंड डेवलपमेंट एज अ प्रायोरिटी, कि आपके पास हर चीज़ वो टूल प्रोवाइड करें जो सिस्टम में आपका अवेलेबल हो। प्रोवाइड एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज, आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी है, लोगों ने नेट पे वहाँ यूट्यूब बंद किया होता है ऑफिस के अंदर, आपने लिंक्डइन बंद किया होता है कि हम नहीं एक्सेस करने देते। ऑनलाइन लिंक्डइन पे आजकल फ्री कोर्सेज की ऑफर हो रही है, यूडीमी एक वेबसाइट है, कोसेरा वेबसाइट है, जहाँ पे आजकल ड्यूरिंग कोविड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने सेशन किए हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन सेशन फ्री मिले हैं, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल आपको पता है एक पावर BI के नाम से काफ़ी ज़्यादा इन है, तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इसमें बहुत कम एक्सपर्टीज़ हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत कम ट्रेनर हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है। बेसिक पावर BI के कोर्सेज लिंक्डइन पे फ्री अवेलेबल है, आप उनको असेस दो, आप उनको टूल प्रोवाइड करो कि आप यहाँ से यूडीमी से ले सकते हैं। इवन कि MNC जब ज्वाइनिंग करते हैं, मेरा फ्रेंड एक कोक में लगा हुआ है, वो MNC जब ज्वाइन करते हैं वो एक सीनियर लेवल पे या एक कैटेगरी के अंदर वो यूडीमी का लॉगिन पासवर्ड भी साथ देते हैं कि हम आपको ये लेके आए, ये आपका यूडीमी का लॉगिन पासवर्ड है, आप इस पर अपनी सेस कर सकते हैं, आप इस पर ट्रेनिंग लें, कोसेरा लें। उन्हें पूरे साल की मेंबरशिप ली होती है, जैसे आप MS टीम की मेंबरशिप होती है या कोई भी SAP बिजनेस की वो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, कम्युनिकेशन टूल होता है, कम्युनिकेशन जैसे ये MS टीम है, उस तरह इनके नेटफ्लिक्स के और यूडीमी के कोसेरा के लोगों ने मेंबरशिप ली होती हैं कि आप इस पर कोर्सेज करें, हमें बताएं, आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल में एडिशनल के तौर पे ऐड होगा जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड US अपैरल में काम कर रहा है, हमारी मुझसे कल ही बात हो रही थी, वो यही पूछ रहा था कि आप इस साल किन चीज़ों पे काम कर रहे हो। मैंने उसे ये कहा हमारा मेन फोकस जो इस साल है वो मेंटल वेल बीइंग के ऊपर है। मेंटल वेल बीइंग, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोविड के बाद और इस सिचुएशन के बाद अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं। जब उसने बात की कि लोगों को वो मोटिवेशन नहीं आती, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, दिखावे के ऊपर ज़्यादा जा रहे होते हैं, वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा देख रहे होते हैं कि मैं भी कुछ प्रेजेंट करूं, मुझे लोग प्रेजेंट करें, मुझे लोग देखें, तो वो मेंटल वेलबींग के ऊपर ज़्यादातर काम हो रहा है। योगा सेशन करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कोर्सेज, इवन कि आप डिफरेंट जिम के मेंबरशिप एज अ फ्री दे रहे हैं लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ को ज्वाइनिंग के दौरान, कि आप इन चीज़ों पे फोकस करें, उनकी मेंटल वेलबींग के ऊपर फोकस करें। ज़रूरी नहीं कि आप सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग करवाएं, आप मेंटल वेलबींग के ऊपर कहते हैं आप ठीक है यार, आपकी मेंबरशिप है, ये उसकी शेप्स की मेंबरशिप है, ये इस फलाने जिम की मेंबरशिप है, आप जाओ अपना फोकस रखो। एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आप इस कल्चर में काम कर रहे हो, इस जगह पे काम कर रहे हो, तो मुझे एक स्ट्रेस फ्री काम मिले। हमारे पास वहाँ जिम की फैसिलिटी है, हम भी देते हैं, हमारे इन हाउसिंग में अवेलेबल है, पहल में भी। लेकिन क्या है, आपको टूल्स प्रोवाइड करने चाहिए उस बंदे को जिसपे वो ग्रो कर सके।
कंटिन्यूस लर्निंग कि आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो कि जैसे जो स्टैंडर्ड है, जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड होता है, वो कहता है हर एम्प्लॉय को 16 घंटे पर एनम पर ईयर ट्रेनिंग देनी चाहिए। एक ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मिनिमम 16 आवर्स ट्रेनिंग के ऊपर स्पेंड करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, चाहे वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, चाहे वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, चाहे वो ऑनलाइन सेशन है, वेबिनार है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, जैसे आप इसमें ओपन एनरोलमेंट में आए हुए हैं, इस किस्म का सेशन है। 16 घंटे मिनिमम एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जो कहते हैं कि आपको हर एम्प्लॉय के ऊपर स्पेंड करने ही करने हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है हमारा ईयरली। एक बंदा अगर आपके पास स्ट्रेंथ 500 की स्ट्रेंथ है तो 500 मल्टीप्लाई 16 आपने इतने घंटे स्पेंड करने हैं हर एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एक एम्प्लॉय को चाहे वो सॉफ्ट स्किल के ऊपर है, हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग है, किस किस्म की ट्रेनिंग है, उस पर आपने 16 घंटे एम्प्लॉय के ऊपर आपने सेशन स्पेंड करना है। सॉफ्ट स्किल के ऊपर ट्रेनिंग जो बेसिकली ज़्यादातर करवाई जा रही है, जो फ्रेशर होते हैं, जो हमारे पास न्यू जॉइनर होते हैं, इनको वर्क एथिक्स के ऊपर करवाते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये दो टॉपिक हैं जो प्रोबेशन पीरियड में इनको लाजमी करवाने चाहिए। एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरा वर्क एथिक्स के बारे में। जैसे आजकल जो है ज़्यादा अगर आपने वो किया हो, अपना एग्जिट इंटरव्यू करते हैं तो मेन रीज़न वो यही निकलती है, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, यहाँ सुपरवाइज़र की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। तो वर्क एथिक्स में हम किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, उनकी किन मेंटल वेलबींग पे काम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कि आपने किस तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने अपने सिस्टम को, अपने जो डेली रूटीन की काम है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो सॉफ्ट स्किल में ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड फोकस रखें कि तीन हमारी जो मैंडेट ट्रेनिंग है हमारे पहल के अंदर, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वर्क एथिक्स है और कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये तीनों के ऊपर हम सेशन करवाते हैं, क्योंकि न्यू जॉइनर होता है, उसको नहीं पता अगर ईमेल मेरे पास आ गई है और मैंने सीसी में या टू में सबको रखा हुआ है कि आपने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो रिप्लाई टू ऑल कर देगा, यस आई विल बी अवेलेबल। तो वो भी बताना होता है कि ईमेल में आपने रिप्लाई टू ऑल नहीं करना, यहाँ पर वर्क एथिक्स है, या आपने इसको इस तरीके से हैंडल करना है। तो आपने इन चीज़ों के भी फोकस करना है। आप एक स्टैंडर्ड आवर्स बनाते हो कि आपने इस साल इतने ट्रेनिंग आवर्स करने हैं और ओपन सेशन रखें। जैसे आप अवेलेबिलिटी है आपका, अगर इंटरनल पोर्टल बना हुआ है ट्रेनिंग का, हर एक की वेबसाइट पे है, अवेलेबल है, तो आप अपकमिंग ट्रेनिंग सेशन डाल दें। हमारे वहाँ पे जो हमारा इंटरनल वेबसाइट है ETM employee-training-management.pal.com.pk, उस पर जो जनवरी में मार्केट में जो जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, चाहे वो एक्सेल का है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स का है, चाहे वो HR का है, चाहे वो पावर BI का है, किसका भी है, उस पर हम अपलोड कर देते हैं कि यार ये 5 कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, ये अवेलेबिलिटी है, ये कोर्स की फ़ीस है और ये साथ में TNA फॉर्म है। TNA फॉर्म के बाद आगे जाके बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर दें। वो नीड देख के उसके लाइन मैनेजर के फॉर्म ऑटोमेटिकली फॉर्म उसके पास, उसके लाइन मैनेजर के पास चला जाता है। हो सकता है मैं उसकी नीड को अभी ना जज कर पा रहा हूँ। TNA के 2-3 मेथड है, मैं आगे जाके बात बताऊँगा आपको किस तरीके से करते हैं। और लीड बाय एग्जाम्पल, HR को जब भी कोई ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी आए उसे इंकरेज करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास बजट नहीं है, हम नहीं करवा सकते, बजट कंस्ट्रेंट होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, लेकिन सोल्यूशन है। आप इन हाउस अरेंज कर सकते हो, आप कोई कस्टमाइज सेशन अरेंज कर सकते हो, आप इंटरनल स्पीकर बुला सकते हो। आजकल मार्केट में आप कितने कितने एक्सपर्टीज़ हैं कि आपने फ्रेंड से कह दो जो डेस्कॉन में लगा हुआ है, इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे सेशन में काफ़ी ज़्यादा है। मैंने अक्सर हसन रज़ा को अपने सेशन में बुलाया हुआ है कि हसन तुमने इस टॉपिक पे आगे बात करनी है, थोड़ा सा लोगों को बताना है चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो सोल्यूशन काफ़ी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आई है तो उसको आपने इंकरेज करना है कि हमें करना चाहिए। ये नहीं कि फाइनेंस वाले बजट नहीं दे रहे, वो कहेंगे हमें बाबा बजट नहीं है, उसको कैसे आपने लीड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेनिफिट्स ऑफ L&D कल्चर में अगर हम इसको एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट का हम क्रिएट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर आप टेक्निकल स्किल की बात करें, अगर प्रोडक्शन यूनिट में है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, तो वो ऑन द जॉब उसकी जो नया टेक्नीशियन आता है या नया जो आप कह लें कि स्क्रू ड्राइवर आता है या किसी भी मशीन के ऊपर लगाते हैं, तो शेडोइंग के तौर पे 3 महीने बंदे को साथ लगाते हैं कि यार तुमने इसकी ट्रेनिंग करवानी है कि मशीन के ऊपर ऐसे पैनल रखेंगे तो ये 2 सुराख करेगा, फिर बाद में यहाँ पे आ जाएगा। उससे क्या होगा, आप बंदे के पीछे तैयार कर रहे हो, टेक्नीशियन को तैयार कर रहे हो। सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग जो इंटरनेशनल लेवल पे या इंडस्ट्री में करवाई जाती हैं वो इसी लेयर की करवाई जाती हैं, ब्लू कॉलर वालों की। जो टेक्निकल स्टाफ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में, जो टेक्निकल स्टाफ होता है उनकी ट्रेनिंग ज़्यादातर करवाई जाती हैं कि उनके ट्रेनिंग आवर्स को हम देखा जाए, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट बनाने वाले वो लोग हैं, चाहे वो फ्रिज बना रहा है, चाहे वो जीन्स बना रहा है, चाहे वो कोई कैमरा बना रहा है, कोई शीट बना रहा है, कुछ भी कोई चेयर बना रहा है, तो वो एक बंदे ने प्रेजेंट करनी है।
उसके बाद मार्केट में सेल करने के लिए आपके पास सेल्समैन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो बना रहा है वो सबसे पहले उसको ट्रेन करें कि वो क्वालिटी की चीज़ बनाए। उसको कैसे ट्रेन करना है, उसने जो नीड निकल रही है, रिजेक्शन आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, और इनकी जो ट्रेनिंग नोटिफिकेशन होती है जो इस लेवल पे होती है वर्कर लेवल पे, वो आपकी क्वालिटी की रिपोर्ट से निकलती है कि हमने अगर 4 कुर्सियाँ बनाई हैं, 4 बनाए हैं, कोई रेफ्रिजरेटर बनाए हैं, उसमें से अगर 1 या 2 रिजेक्टेड हुए हैं तो उसके क्वालिटी एनालिसिस क्या है, क्या वो वर्कमैनशिप की वजह से हुए हैं या वो मशीन का फॉल्ट है। अगर तो वर्कमैनशिप की वजह से हुई हैं, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया किया हुआ है आपने, अगर वर्कमैनशिप की वजह से हुए हैं तो आप ट्रेन करें मैन को, अगर तो मशीन का फॉल्ट है तो आप मशीन को इम्प्रूव करें, उसकी मेंटेनेंस करवाएं। तो ज़्यादातर इनका जो TNA होता है वर्कर लेवल पे, वो क्वालिटी की रिपोर्ट से निकलता है कि आप उनकी स्टैंडर्ड रिपोर्ट से थ्रेशोल्ड जो आपने डिफाइन किया हुआ है कि हमने इतने आवर्स करवाने हैं, और अगर ये हमारी रिजेक्शन कंट्रोल रेट इतना है कि 4 में से सिर्फ 1 रिजेक्ट होगी या 1 के ऊपर डिफेक्ट आएगा, तब हम ट्रेनिंग करवाएंगे। हमारे वहाँ पे क्या होता है, हम ट्रांसफार्मर बना रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा जो मेन फॉल्ट निकलता है वो लीकेज का निकलता है कि ऑयल लीकेज हो गई है। ऑयल लीकेज में जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हो ट्रांसफार्मर की, तो उसका वो शोला जो है ना वेल्डिंग का, उसको आपने थोड़ा या ज़्यादा रखना होता है, उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने थोड़ा शोला ज़्यादा कर दिया तो वो ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग सारी ख़राब हो जाएगी, पूरा ट्रांसफार्मर रिपेयर होगा। तो ज़्यादातर उनको उनकी स्किल सेट को मैयर करने के लिए हम उनके साथ एक शेडोइंग का बंदा लगाते हैं कि भाई आपने इतना शोला रखना है, यहाँ पे इतनी हरारत से ट्रांसफार्मर आपने उसको वेल्डिंग करनी है, और उसके बाद आपने ये जॉइंट साथ लगाने हैं। तो साथ साथ इन ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। दूसरा, रिटेंशन रेट, जैसे कस्टमर सर्विस में है या दूसरी जगहों पे है, आपका रिटेंशन रेट बढ़ जाता है, लोगों को एंगेज करते हैं, आप लोगों को ट्रेन करते हैं, आप ग्रूम करते हैं कि हमारे पास छोड़ के ना जाए, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। और एक कॉल सेंटर में और सॉफ्टवेयर हाउस में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोकस किया जाता है ट्रेनिंग के ऊपर। इंकरेज एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, डिफरेंट एक्टिविटी करवाते हो आप, स्पोर्ट्स गाला करवा दिया, वुमेन डे करवा दिया, आपने कोई 25 दिसंबर सेलिब्रेट कर ली, आपने क्रिसमस सेलिब्रेट कर ली, आपने एंगेज किया। ये एंगेजमेंट एक्टिविटी जो L&D है, इसका नाम चेंज हो गया, अब L&E हो चुका हुआ है, लर्निंग एंड एंगेजमेंट हो चुका हुआ है। डेवलपमेंट और लर्निंग, लर्निंग बेसिकली कहते हैं आपकी करंट नीड को, और डेवलपमेंट कहते हैं आपकी फ्यूचर की नीड को जो हमने कैटर करनी होती है। तो एंगेजमेंट एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को एंगेज कैसे कर रहे हो, किन किन फॉर्म्स के थ्रू कर रहे हो। स्पोर्ट्स गाला एंगेज करवाया है, लोगों को एंगेजमेंट एक्टिविटी हो गई, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी हो गई है, आप किसी टूर पे ले गए हो, आपने कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर ली है, एक कल्चर प्रोवाइड करते हैं, एक कल्चर माहौल बना दिया आपने एंगेजमेंट का कि लोग अपने आप को बिजी रखते हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ 9 to 5 काम करवाना उनसे कि मैं ये काम करवाओ जी, उसने आपने असाइनमेंट दी है कि शाम तक रिपोर्ट बना के लेके आनी है, आपने मुझे एनुअल रिपोर्ट पेश करनी है। आप उनको इन्वायरमेंट दो कि वो खुल के काम कर सके, ईजी माहौल में काम कर सके। कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा आपने आर्टिकल पढ़ा भी होगा, जो रेजिग्नेशन का जो रेट आया है, वो सबसे ज़्यादा ग्रेट रेजिग्नेशन के नाम से एक आर्टिकल से पढ़िएगा, हार्वर्ड पे अवेलेबल है। जो सबसे ज़्यादा रीज़न मेन आई है वो इसी की है, ये फ्लेक्सिबिलिटी की, जो लोग छोड़ के गए थे कि कोविड के बाद, कि हमें फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता, कि हम क्यों लोगों को क्यों, जैसे इन्होंने बात की कि लोगों आजकल जो फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में 6 महीने के बाद छोड़ जाते हैं। अब जो इंडस्ट्रीज ऑफर कर रही हैं वो साथ में जॉब ऐड के अंदर लिखते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास ऑफिस में आके काम करो, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। हमें सिर्फ अपना काम चाहिए, चाहे आप वो अकाउंट्स का काम है, चाहे वो IT का काम है, चाहे वो HR का काम है, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। हमारा एक लीगल का बंदा है, कंप्लाइंस की बंदी है, वो इस टाइम नॉर्वे में बैठ के हमारे साथ अटैच है। ये नहीं कि हम उसको कहेंगे हम आप तुम काम नहीं कर सकती, उसको टूल प्रोवाइड किए गए हैं, उसको कनेक्शन टूल, हर चीज़ पॉलिसी प्रोवाइड की गई हैं, असेस प्रोवाइड की गई है कंपनी के पोर्टल की, और वहाँ बैठ के हमारे लीगल कंप्लाइंस को देख रही है वो। तो आप फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट जो है, वो जो मेन रीज़न निकली है ग्रेट रेजिग्नेशन वाली भी, कि आप उसको प्रोवाइड करो। ये नहीं कि आप बाउंड कर दो कि बस ये हमारी पॉलिसीज आपने इसमें अंदर रहना है। फ्लेक्सिबल पॉलिसी बनाओ, मेडिकल की हैं, एंगेजमेंट की हैं, लीव की हैं। ड्यूरिंग कोविड हमने देखा होगा काफ़ी लोगों को कोविड हुआ तो उन्हें कोविड लीव स्पेशल इंट्रोड्यूस करवा दी। तो इस किस्म की आप लोगों को करना पड़ता है। और स्ट्रॉन्गर कंपिटेटिव एडवांटेज, कि आपको मार्केट में रहने के लिए अपने आप को एज मिलता है कि यार हमारी ही कंपनी है, हमारा कॉल सेंटर है, या हमारा ही एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो ट्रेनिंग करवा रही है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पेल ही ऐसे इदारा है जो इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद डॉलन्स है जो ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन नंबर 1 पे इस टाइम पेल ही है जो इंडस्ट्री में, अप्लायंसेस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। हमारा हर साल कोई 9 to 10 मिलियन का बजट जो है हम स्पेंड करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, एंगेजमेंट एक्टिविटी के ऊपर, डिफरेंट सेशन के ऊपर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर के ऊपर सेशन लेके जाते हैं हम, हमारा करवाते हैं, मुश्कुरी के ऊपर जाके सेशन करवाते हैं, इंटरनल काफ़ी होते हैं। तो ये बेनिफिट जो लर्निंग डेवलपमेंट कल्चर के बेनिफिट है वो यही है कि मेन आपका रिटेंशन रेट कम होता है।
आप एक लोगों को ईज प्रोवाइड करते हो जिसपे वो सीखने का मौका मिलता है। काम तो आप घर में बैठ के कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर हाउस में कर रहे हो, छोड़ने की जो मेन वजह क्या है वो इन्वायरमेंट ही होता है। या तो बॉस होता है या इन्वायरमेंट होता है कि मुझे इन्वायरमेंट नहीं सही मिला या मुझे बॉस नहीं सही मिला। सैलरी के ऊपर बहुत कम लोग होते हैं जो छोड़ के जाते हैं अगर देखा जाए तो। अगर अदरवाइज जो मेन रिटेंशन है वो जो रीज़न निकली है कोविड के बाद वो फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट की है। ऐसे स्टेप्स हैं जो मैंने टीएनए की बात की है, जो 5 स्टेप हैं हमारे पास टीएनए के आते हैं। नीड असेसमेंट, टीएनए करते कैसे हैं? These are first step to L&D process and involved in identifying the knowledge, skill and competency that are required for any individual group perform their role effectively। कि आप नीड असेसमेंट 2 तरीकों से होती है, आगे भी मैं डिफाइन करूंगा क्या स्टेप्स हैं। आप ट्रेनिंग करवाने से पहले देखते हो ज़रूरत क्या है। जैसे इस सेशन में CHRMP में हमने देखा होगा कि हमने कोई कोर्स करवाना है तो मार्केट में किस चीज़ का गैप आ रहा है। एज अ फ्रेशर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आप क्या सीखना चाहते हो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप लोगों से क्या बात करना चाह रहे हो, कौन सी ऐसी स्किल्स है। इसे जब टीएनए कंडक्ट करवाते हैं हम, जब आपका एनुअल अप्रेजल होता है साल के एंड में या मिड ऑफ द ईयर, तो आपके अप्रेजल में आपकी जो रेटिंग है हमारे वहाँ पे 60% ऑब्जेक्टिव की रेटिंग होती है और 40% कॉम्पिटेंसीज की रेटिंग होती है कि आपने ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर लिया लेकिन उसको अचीव करते हुए आपकी स्किल सेट कैसी थी, तो उस कॉम्पिटेंसीज में क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है इंडिविजुअल वाइज। उस कॉम्पिटेंसी को जज करने के लिए KSA जो नॉलेज स्किल एबिलिटी के ऊपर काम करना है, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग निकलती है कि हमने इसकी इस साल अगर मैं उसको ग्रूम करना चाह रहा हूँ, एक अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, उसको मैं सीनियर लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ या उसको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसकी किन स्किल्स पे काम करना है। मुझे ये सारा दिन जो है उसके 5 साल हो गए हैं, जब भी काम दूँ ये खुद करके ले जाता है, ये डेलीगेट नहीं करता। इसकी डेलीगेशन स्किल इंप्रूव होने वाली है, इसको खुद हाथ से काम करने की ज़रूरत है, तो उसको डेलीगेशन स्किल करवाओ। इसको यार तुमने डेलीगेट करना है, तुम्हारा काम अब सुपरवाइज करना है। मैं जानता हूँ तुम्हें काम करने का शौक है, लेकिन तुमने अब डेलीगेट करनी चीज़ें को सुपरवाइज करो, तो उसकी डेलीगेशन स्किल पे, स्पेसिफिक स्किल पे काम करना होता है। देन ऑब्जेक्टिव, जो आप करवाना चाह रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि आपने इस जो ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रहे हो उसके वो क्या वो अचीवेबल है, मेजरेबल है। कि आप कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग करवा रहे हो तो कम्युनिकेशन में किन चीज़ों पे काम करना है, आया उसकी रिटर्न कम्युनिकेशन पे काम करना है, उसकी स्पोकन पे काम करना है, उसकी वर्बल स्किलिंग पे काम करना है, कम्युनिकेशन में किस जगहों पे काम करना है। अगर बंदे ने, एक मैनेजर ने आपसे कहा है कि उसको एक्सेल की ट्रेनिंग करवा दो या कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग करवा दो, तो उससे बात करें, सर एक्सेल में बेसिक लेवल है, मिड लेवल है, एडवांस लेवल है, आप किस लेवल पर बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है उसको बेसिक भी बात बेसिक ना आती हो, हम उसको एडवांस के कोर्स के ऊपर भेज दिया जाए। कम्युनिकेशन में वो लिखने में अच्छा हो लेकिन बात करने में झिझकने में मसला आ रहा हो, प्रेजेंटेशन स्किल में मसला आ रहा हो, रिटर्न में उसको आप बड़ा सा ऐसे लिखवा लें तो वो लिख सकता है। तो आप उसने जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा 1-to-1 मीटिंग से, जब उसके आप मैनेजर से मिलें, लाइन मैनेजर से मिलेंगे जिसने आइडेंटिफाई किया है, तब आपको क्लियर होता है कि आपने ट्रेनिंग में करवाना क्या है, उस सेशन को डिज़ाइन कैसे करना है। जैसे मैंने कल मुझे बताया गया था संजय ने, आपने सेशन करवाना है, तो जब मैं पूछा गया था, मैं उनसे पूछा ऑडियंस कौन सी है, कितना एक्सपीरियंस है ऑडियंस का, इनसे पहले ने कोई लेक्चर लिया L&D के ऊपर कि नहीं लिया, कितने लेक्चर इनके हो चुके हैं, वो सारी डिटेल, ताकि मैं अपने कोर्स को उस तरीके से डिज़ाइन कर सकूँ। मैं सीधा L&D की फ़िलॉसफी बता देता, ये चीज़ें बता देता, मुश्किल होता। तो मैंने बेसिक, मीडियम और सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें इसमें साथ साथ ऐड करता रहूँ। देन इस पर बात करते हैं मेथड कि डिफरेंट किस्म के मेथड हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जो हम देते हैं, किसी मशीन के साथ अटैच कर दिया, या कोई लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज सिखानी है तो बंदे के साथ अटैच कर दिया। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है कि साथ में अटैच कर दिया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कि हमने बाहर आउटडोर एक्टिविटी की, उसके थ्रू सिखाया। वेबिनार हैं, सेमिनार हैं, उनके थ्रू सेशन करवाने की कोशिश की। तो डिफरेंट मेथड हैं। मेंटरशिप है कि हमने उनको एक सीनियर जो हमारा जनरल मैनेजर है उसके साथ अटैच कर दिया कि आपने इस बंदे में, सर ये बंदा बहुत टैलेंटेड है लेकिन इसको थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है, इस बंदे में टैलेंट है, थोड़ा सा इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा आप इसको महीने में 1 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा अपने साथ बिठा के चाय का कप पिया करें, इसके बातें किया करें ताकि खुल सके। ये भी सेशन आजकल मेंटरशिप के, इनफॉर्मल सेशन जिसको हम कहते हैं, मेंटरशिप के हो रहे हैं। हमने अपने कुछ सीनियर जनरल मैनेजर जिसको हमारी कंपनी में कोई 20 से 22 साल हो चुके हुए हैं, जिसको कुछ लोग अपने आइडियल मानते हैं कि मैंने इस टॉप पे जाना है, इसको फॉलो करते हुए जाना है, इंस्पायर होते हैं, तो आप उनके साथ सेशन रख सकते हैं कि यार तुम आओ मेरे साथ बैठो, बताओ क्या बात है, क्या चीज़ सीखना चाह रहे हो, क्या मसला क्या है। इनफॉर्मल सेशन कि आप हाई स्पीकिंग सेशन कि आप अपनी बातें खुल के जाकर बयान करो, तो वो सेशन के साथ करवा सकते हो। ई लर्निंग जो मैंने बताया, लिंक्डइन पे आजकल फ्री ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लिंक्डइन पे जाओ, आप पावर BI का, कम्युनिकेशन का, हर एक का कोर्स अवेलेबल है। कोर्सेरा पे अवेलेबल है, यूडीमी भी अवेलेबल है, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है।
तो ऑनलाइन सेशन आपको मिल जाते हैं, जो डिफरेंट किस्म के मेथड हैं जो आप करवा सकते हैं। उसके अलावा जो मेन है वो आपका डिलीवरी पे डिपेंड करता है कि आपने करवाना कैसे है, एंगेजिंग कैसे रखना है। आपने सारी थ्योरी पढ़ानी है, आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करवाना है, एक्टिविटी करवानी है, या लेक्चर आप पढ़ाते रहे हो, आप बैठ गए हो उसको लेक्चर दे रहे हो, बोरिंग कर दिया है, या एक्सप्रेशन लर्निंग करनी है, बिल्कुल पावर पॉइंट यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ बातें करनी है और लोगों से बात इंटरेक्शन करवानी है, कोई गेम करवा दी, एक्टिविटी करवा दी, कोई एक्सरसाइज करवा दी, कोई पेपर पे एक्टिविटी करवा ली, उस किस्म की आपने क्या चीज़ें करवानी है, वो सब डिपेंड करता है कि आपने ऑडियंस कौन सी है। डिलीवरी डिपेंड करती है आपकी ऑडियंस कौन सी है। हाँ, अगर वो ज़्यादा एजड हैं या फ्रेशर हैं तो फ्रेशर ज़्यादा बिलीव करेंगे एक्सप्रेशन लर्निंग के ऊपर, कि हम थ्योरी के ऊपर कम करें, हम बाय डूइंग प्रैक्टिकल उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके देखें। देन इवेल्युएशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम एज ए HR जो मिस करते हैं पार्ट, वो इवेल्युएशन का पार्ट मिस करते हैं। बीइंग L&D मैनेजर आपकी ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसकी वैल्यूएट नहीं करोगे। तो आपने 7 लाख रुपया दे के एक मिस्टर ABC को बुलाया है कि हमारे यहाँ की लीडरशिप स्किल के ऊपर बंदों को ट्रेनिंग सिखाओ, और एंड पे जब उसको वैल्यूएट नहीं करते, वो ट्रेनिंग आगे करवाता है, वो अच्छी ट्रेनिंग करवाई, तालियां बजाई, हर चीज़ हो गई है, लेकिन उसके जब फैक्टर क्या निकले हैं, क्या चीज़ इंप्लीमेंट हुई है लोगों की स्किल में जो हमने पहले आइडेंटिफाई किया था, या लीडरशिप स्किल में वो ऑटोक्रेट है, डेमोक्रेट है, वो दूसरों को साथ लेके चलता है कि नहीं चलता, वो सिर्फ अपनी बात करता है, या दूसरों के ऊपर फेवरिज्म है या नहीं है, उसको कैसे वैल्यूएट करना है। चाहे आपने सेल्स की ट्रेनिंग करवाई है, तो सेल्स में पिछले साल जो थी हमारी सेल्स की रेटिंग जो थी, जो सेल्स प्रेजेंटेशन कॉल करते थे वो 2 पे थी, क्या इस ट्रेनिंग के बाद वो उनकी सेल्स कॉल 4 पे आई है, 3 पे आई है या नहीं आई। जो आपने टूल पहले यूज़ किया था उस पर फैक्टर आया कि नहीं आया। हम सबसे ज़्यादा पार्ट जो मिस करते हैं वो एवेल्युएशन का करते हैं। इस पे फोकस रखा करें कि वैल्यूएशन ही आपकी इंप्लीमेंटेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और जो फ्यूचर में आपको मौका मिलता है करवाने को, इसका ही मिलता है अगर आप इवेल्युएशन करेंगे। तो इवेल्युएशन के डिफरेंट मेथड हैं, ऑनलाइन भी हैं, हम आगे जाके बात करेंगे इसके ऊपर। इट इज़ इमोरल टू सेट टफ गोल विदाउट गिविंग पीपल टू मीट दैम। आप एक्सपेक्टेशन तो हाई कर लेते हो कि यार नहीं, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तुमने ये करना है, माशाल्लाह तुम नस से पढ़ के आए हो, तुम GK से पढ़ के आए हो, तुमने UMT से MBA कर ली है, मुझे पता तुम अच्छे टैलेंटेड सोर्स हो, तुम कर लोगे। लेकिन जब तक उसे आप टूल नहीं प्रोवाइड करोगे, आपने उसका नेट ही बंद किया हुआ है, आपने कोई ऐसे टूल दिया ही नहीं हुआ, ना कोई लाइब्रेरी बनाई हुई है, ना उसे बुक दे रहे हैं, वो खुद ही अपनी एफर्ट कर रहे हैं, तो ये एक बाइसनेस है। उसके ऊपर एक काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब तक आप उसको टूल नहीं प्रोवाइड करते, रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करते। लोग कहते हैं कि लिंक्डइन की सेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग जॉब अप्लाई कर देंगे, तो कर दें, कोई मसला नहीं है, बंदे मिल जाते हैं। आप एक दफ़ा बंदा छोड़ कर जाएगा, नेक्स्ट वीक ही या नेक्स्ट डे ही आप बंदा ढूंढ लोगे क्योंकि आपको मार्केट में अवेलेबिलिटी है। उस डर से आप लिंक्डइन बंद ना करो, हो सकता है लिंक्डइन पर अच्छी चीज़ें सीख लें। आजकल के दौर में जो लोग सीख रहे हैं वो ट्रेनिंग के अलावा जो डेली आपके सोशल मीडिया है, वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, या आपकी जो पोस्ट हैं, वहाँ से ज़्यादा सीख रहे हैं। आपने देखा होगा ये कासिम अली शाह साहब, ये इनको किसी ने सेशन में नहीं जाते थे, बस इनकी पोस्ट वीडियो आती थी, लोग उसको लाइक करते थे और उसके बाद उनसे सीखते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता पौधा बढ़ता 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 एक दरख्त बन गया। अब उन्होंने कासिम अली शाह फाउंडेशन बना ली हुई है, लोग इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, चीज़ों को सीखते हैं। पहले क्या था, वो खुद ही एफर्ट कर रहे थे कि यार मैंने लोगों की भलाई के लिए बात करनी है, मैंने यूट्यूब पे लोगों को चीज़ें बयान करनी है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो इस किस्म के आप उनको टूल प्रोवाइड करोगे तो होंगे। यूट्यूब बंद करने का फ़ायदा नहीं है, नेटफ्लिक्स बंद करने का फ़ायदा नहीं है। नेटफ्लिक्स पे काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो आप सेल्स टीम को दिखा सकते हो कि आपने कैसे विनिंग एटीट्यूड रखना है। ये 4 प्रोसेस हैं जी, हम इसके बाद बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जो मेन यूज़ होते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, जो आपके 2 तरीक़ों से नीड एनालिसिस होती है। एक तो एनुअल अप्रेजल, कि आप एनुअल अप्रेजल में आइडेंटिफाई करते हो, जब 1 to 1 आपका अप्रेजल निकल जाए तो उसने बॉस ने बता दिया इसकी ये स्किल पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, इमोशनल पे करना है, वर्क लाइफ बैलेंस पे करना है, टाइम मैनेजमेंट पे करना है, उसकी CV राइटिंग, उसकी इंटरव्यू स्किल पे करना है, किन चीज़ों पे काम करना है, आप उनके ऊपर निकालते हो। दूसरा मेथड है बिजनेस नीड, कि आपकी इस टाइम बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी लैंग्वेज ऐसी आई है जो मार्केट में अवेलेबल है, कौन सा ऐसा टूल आया है जो मार्केट में अवेलेबल है। जो आजकल सबसे ज़्यादा चीज़ इन हो रही है वो पावर BI की इन हो रही है। पावर BI आज से 1 साल पहले बिल्कुल नहीं किसी को पता था, लेकिन HR के बंदे को पावर BI का टूल आना चाहिए। अगर आपने अभी तक पावर BI के ऊपर काम नहीं किया तो बीइंग HR मैनेजर पावर BI की बेसिक स्टार्ट कर दें, क्योंकि फ्यूचर पावर BI का है। लोग एक्सेल की रिपोर्ट्स, पावर पॉइंट की रिपोर्ट, उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते। जब भी बोर्ड मीटिंग होती है, जब मॉर्निंग मीटिंग होती है, वो कहते हैं मुझे डैशबोर्ड दिखाओ, 1 क्लिक पे दिखाओ कितना हेड काउंट है, लास्ट ईयर टर्नओवर कितना है, कितने लोग छोड़ के गए हैं, कितनी हायरिंग हुई है, कितने लीवर हुए हैं, पेरोल का बजट कितना है,
कितना आपका अप्रेजल एक्टिविटी हो चुकी है, वो सब कुछ आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है पावर बीआई के ऊपर। और बहुत ही आसान टूल है, एक्सेल की एडवांस वर्जन थोड़ा सा है लेकिन आसान टूल है। और उस पर लिंक्डइन पे इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से बेसिक टूल्स पड़े हुए हैं, और यूट्यूब पे भी हैं, यूडीमी पे भी हैं, मैंने भी कुछ कोर्सेज किए हैं, और आसान टूल है। अब आसानी से आपका डाटा होना चाहिए, जैसे वी लुकअप लगाते हैं हम, वी लुकअप लगाते हैं, हमने टेबल उठा के यहाँ से इधर लगा ली, वैसे ही पावर टेबल, तो आप पावर टेबल से आप आसानी से ड्रैग कर लेते हो, सेम है कि आपने उसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो उसके अलावा कोई बिज़नेस की नीड ऐसी है, पाइथन है जो आप ट्रेन करना चाह रहे हो उस लैंग्वेज के ऊपर, या कोई और टूल नया आ गया आपके पास जिस पर आप ट्रेन करना चाह रहे हो। कोविड में किसी को नहीं पता था, सब ने एकदम जाके वर्क फ्रॉम होम कर दिया, ऑफिस सारे बंद हो गए, तो हमने किसी को ग्रिप नहीं थी कि हमने काम कैसे करना है, अपने आप कनेक्ट कैसे रखना है। MS टीम आया, देन सैप आया, देन वो एक और ब्राउज़र होता था, क्या नाम है उसका, S से स्टार्ट होता है, बाहर भी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सोशल मीडिया टूल ही है एग्जैक्टली, स्काइप आया, उसका यूज़ कैसे करना है। तो वो नीड निकली उस टाइम, जनरेट हुई कि आपने अपने को इंगेज कैसे रखना है, हम घर में बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को कनेक्ट रख सकते हैं, कैसे ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। तो एक टूल था जिसके ऊपर हमने बात की। देन मैट्रिक्स, जब आपके पास एक ट्रेनिंग पूरा आपका अप्रेजल हो गया, आपके पास 700 बंदे थे या 500 बंदा था या 100 एम्प्लॉइज़ जो बंदा काम कर रहा है, उसका पूरा एक ट्रेनिंग मैट्रिक्स जनरेट हो चुका है कि हमने इस साल इस बंदे को ये 3 ट्रेनिंग करवानी है, इसको 2 करवानी है, इसको 4 करवानी है। तो पूरा एक ट्रेनिंग मैट्रिक्स आपके पास आ गया, आपने उसको प्रायोरिटाइज करना है कि पहले कौन सी ट्रेनिंग करवानी है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा पहले जो ट्रेनिंग होती है वो सेल्स और कस्टमर सर्विस वालों की होती है, कि पहले इनके ऊपर फोकस किया जाए कि हमने सेल्स और कस्टमर सर्विस को कैसे ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रेनिंग मैट्रिक्स जब बनता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी में हम सेल्स को रखते हैं या कस्टमर सर्विस को रखते हैं कि इनकी ट्रेनिंग की जाए। देन आप प्रायोरिटी करते हो कि हमने कैसे करवाना है, एंगेज कैसे करना है, किसको मैंने इन हाउस करवाना है। जो इंटरनेशनल रूल यूज़ होता है, स्किल सेट, आपने किस स्किल को पहले करवाना है, चाहे टेक्निकल स्किल करवानी है, सॉफ्ट स्किल करवानी है। फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं बिजनेस के पीक के सीजन होते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ जो है आपका बिजनेस थोड़ा काम होता है, लास्ट क्वार्टर में जाके आपका बिजनेस दोबारा ग्रो कर रहा होता है, जो एक नेचुरल ट्रेंड है। तो आपने मिड ऑफ जो आपके पास सेकेंड और थर्ड क्वार्टर है, वहाँ पे आप ट्रेनिंग का जोर ज़्यादा रखते हो, ट्रेनिंग ज़्यादा करवाते हो, और लास्ट में अपने क्लोजिंग करनी होती है, या तो इसलिए आपका ट्रेनिंग का फोकस कम होता है, आप सॉफ्ट स्किल पे या ऑनलाइन सेशन पे, ई लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हो। इंटरनेशनल जो रेटिंग यूज़ होती है वो होती है 70, 20 और 10 की। जो ट्रेनिंग मैट्रिक्स आपके पास बना है वो 70, 20, 10, मतलब कि आपके पास 100 का एम्प्लॉइज़ का चार्ट आ चुका है कि आपके पास 100 एम्प्लॉइज़ हैं, उनका ट्रेनिंग मैट्रिक्स बन गया, बंदे का नाम, डेजिग्नेशन, ट्रेनिंग 1, ट्रेनिंग 2, ट्रेनिंग 3, एक ट्रेनिंग मैट्रिक्स आ गया। आपका बजट है 5 लाख का बजट है, 10 लाख का बजट है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज़ होता है, वो कहते हैं 70, 20, 10। 70% आप इन हाउस सेशन कंडक्ट करवाते हो, 20% उस ट्रेनिंग मैट्रिक्स में से कस्टमाइज सेशन करवाते हो कि यार मैंने अपनी टीम के लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन करके दो कि मेरे कॉल सेंटर में या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या मेरे टेक्सटाइल सेक्टर में ये सेशन करवाना है कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर या इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसे कस्टमाइज सेशन करते हैं। कस्टमाइज सेशन कहते हैं कि आपने बाहर से ट्रेनर लिया, उसे अपना ऑब्जेक्टिव बताया और अपना ही सेशन, अपना ऑडिटोरियम या अपना वेन्यू दिया। सिर्फ अपने ट्रेनर को एंगेज करना होता है, उसने नीड बतानी होती है, वो आके यहाँ सेशन कंडक्ट करवाता है। और 10% होते हैं जो हम स्पेंड करते हैं ओपन एनरोलमेंट प्रोग्राम के ऊपर। लम्स में सेशन हो रहा है, कासिम अली शाह में हो रहा है, UMT में हो रहा है, नस में हो रहा है, पॉसिबिलिटी में हो रहा है, किसी भी कंपनी में सेशन हो रहा है, वो 10% होता है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। उसके अलावा जो MNC है वो 70% कस्टमाइज पे भी करती हैं, 20% इन हाउस पे करती हैं और 10% OEP करती हैं। ये ओपन एनरोलमेंट प्रोग्राम कि हम एक बंदे को बाहर भेजेंगे, वो लम्स से डेलीगेशन स्किल या सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स करके आएगा और यहाँ आके वो शेयरिंग और ट्रेनिंग करवाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट OEP में होता है, ओपन एनरोलमेंट प्रोग्राम में होता है, आप किसी भी एक ग्रुप को भेजते हो या एक बंदे को भेजते हो तो उसको फिर आप बताते भी हो कि आपने आके शेयरिंग और ट्रेनिंग सेशन करना है, 10 बंदों के साथ आपने शेयर करना है। रिसेंटली हमने एक स्टैंडर्ड के ऊपर सेशन करवाया, HR स्टैंडर्ड के ऊपर एक बंदे को, एम्प्लॉय को भेजा है। अब उसने आके हमारी पूरी टीम को डिलीवरी करवाई है, सेशन करवाया है, ताकि जो नहीं जा सके वो कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट ले सकें। तो शेयरिंग ऑफ ट्रेनिंग जो है वो भी लाजमी है आपके प्लान के अंदर। देन इवेल्युएशन है कि आप, ये इवेल्युएशन का मेथड है RLBR, आगे जाके बात करेंगे इसके ऊपर। मार्केट में इस टाइम जब प्लान की बात करूँ तो जिस टाइम जो ट्रेनर है, मोस्ट ट्रेनर जो इस टाइम मार्केट में ऑफर हो रहे हैं
वो ज़्यादातर फेमस किसने वैसे किसी ने के साथ काम किया हुआ है ट्रेनिंग में, कस्टमाइज किसी ट्रेनर के साथ, पाकिस्तान के ट्रेनर के साथ एक्सपीरियंस हुआ हो किसी की ट्रेनिंग लेने का? इंटरनल पहले, हाँ हमारा भी इंटरनल रिसोर्स क्लब है जिसके थ्रू हम करवाते हैं, और ओपन एनरोलमेंट में फरहाद करम अली, कैसर अब्बास, नसीम ज़फ़र साहब, फ़िलिप्स लाल साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, और असद सलीम साहब हैं, जो जिनको मैं जानता हूं जो टॉप के इस टाइम हैं, वो जो बाकी इस टाइम 9 लाख पर डे ले रहे हैं, 7 लाख पर डे ले रहे हैं। सुहेब कामरान, हाँ सुहेब रिजवी है, कामरान रिजवी है वो कराची वाले, सुहेब रिजवी, अच्छा ये यूनिटी वाले, ठीक है वो भी हैं। हाँ, लेकिन इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इस टाइम सबसे टॉप पे हैं, एक नेविटस वाले हैं, कार्निनियल वाले हैं, और पॉसिबिलिटी वाले हैं। नेविटस में फरहाद करम अली की टीम है जो काफ़ी इंटरनेशनल सेशन भी करवाती है, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है बंदा वो। अगर वो करवाता भी है तो वो उसका आउटपुट भी मिलता है, मतलब अगर वो 9 लाख पर डे ले रहा है आपसे, तो वो आपको आउटपुट भी देता है कि ये मैंने सेशन करवाया है, वो जान डालता है बंदे में वाकई। इस तरह कैसर अब्बास है, दूसरा फ़िलिप्स लाल साहब जो काफ़ी फेमस थे, उनकी लास्ट ईयर डेथ थी, वो भी काफ़ी अच्छे सेशन थे। दैन उसके अलावा हमारे पास काफ़ी ट्रेनर हैं जो इन हाउस करवा रहे हैं। अरशद अली इंटरनल करवाते हैं हम इंटरनल करवाते हैं, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल आपने किसी भी सीनियर स्किल में देखा हो तो वो इस टाइम जो टॉप पे जा रहे हैं वो यही हैं। इंटरनेशनल जो एमएनसी करवानी है, फातिमा फर्टिलाइज़र हैं या कोक वाले हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो ये जो हमारे पास फेमस है, रॉबिन है, एक फेमस है इंटरनेशनल स्पीकर है। दैन रॉन कॉफमैन है कस्टमर सर्विस का ऊपर इंटरनेशनल है। डेव उलरिच है, सप्लाई चेन के हैं, वो करवाते हैं। और जो लम्स का है ब्रायन ट्रेसी, उसके ऊपर उन्होंने बुलाया था रिसेंटली, इन्होंने फातिमा वाला ने बुलाया हुआ था, उसके ऑडियोज काफ़ी अवेलेबल हैं। उसने सेशन भी ऑनलाइन रिसेंटली पाकिस्तान में किया है, उसने सेशन पाकिस्तान में किया है। और उसके अलावा जो देखा जाए हमारे पास अवेलेबिलिटी लम्स वाले जो करवाते हैं, लम्स में सेशन होते हैं, अगर कभी आपको मौका मिले स्टैंड करने का, वो लेक्चर वाले सिर्फ केस स्टडी देते हैं। वो सारा केस स्टडी 2 दिन का सेशन होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होगा या फिर डेलीगेशन का होगा, HRM का होता है, टीम बिल्डिंग का होता है, और सिर्फ केस स्टडीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। हम अक्सर अपने सीनियर लेवल रिसोर्सेज को वहाँ भेजते हैं, तो वो इतनी मोटी केस स्टडी बनाते हैं कि आपने 5 केस स्टडी को 25 पेजेस की है, ये कल पढ़ के आनी है। पढ़ के उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या चीज़ें हैं जो हम करवाना चाह रहे हैं, किन चीज़ों पर फोकस करना चाह रहे हैं। तो प्लान के अंदर जो आपने करवानी, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रखनी है कस्टमाइज सेशन में, ट्रेनर को सिलेक्ट करते हुए, क्या वो ट्रेनर हमारी ऑडियंस के मुताबिक घुल मिल जाएगा? क्या वो ट्रेनर हमारे साथ उर्दू बोल सकता है, पंजाबी बोल सकता है? मेरी जो ऑडियंस है वो पंजाबी बोलने वाली है, या मेरी ऑडियंस जो है वो उर्दू में समझने वाली है, और ट्रेनर आके अपनी इंग्लिश झाड़ लेगा, वो अपनी बातें कर लेगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो आपने ट्रेनर सेलेक्ट करते हुए भी ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी स्किल सेट वो वाली है कि हमारी सेशन में अपने आप को बात कर सके, मिल सके। दूसरा जो 1-to-1 इंटरव्यू TNA का मेथड है, 1-to-1 इंटरव्यूज़ का है कि आप लाइन मैनेजर मिलके उससे कि यार तुमने किन स्किल पे काम करना है, बताओ मसला कहाँ पे आ रहा है। एक्सेल नहीं आती मुझे बताओ, तो मैं एक्सेल पे ट्रेनिंग के बाहर भेज देता हूँ। तुम्हें किस स्किल पे काम करना है, इंटरव्यू स्किल करनी है, हम तुम्हें बाहर से एक ट्रेनिंग करवा देते हैं इंटरव्यू स्किल के ऊपर, हाउ टू कंडक्ट द स्टार मेथोडोलॉजी, या असेसर की ट्रेनिंग करवा देते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं, आप उस पर थ्रू कर सकते हो। पॉल काइजर का टूल अवेलेबल है जिसको ऑनलाइन असेसमेंट करते हैं कि आप थ्रू फ्रेशर के थ्रू आप ऑनलाइन असेसमेंट कैसे कर सकते हो। पर्सनालिटी असेसमेंट के ऊपर आप सेशन करवाना चाह रहे हो कि आपने जज कैसे करनी है, बीइंग HR प्रोफेशनल, आप उनके ऊपर सेशन करवाते हो। आइडेंटिफाई करते हैं TNA के डिफरेंट मेथड हैं, जिससे आप 1-to-1 इंटरव्यू से पता लग जाता है। जब अप्रेजल हो रहा होता है तो आप पूरे साल का अप्रेजल होता है, तो आप बात करते हो ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव से क्या अचीव किया है, तब भी आइडेंटिफाई हो सकता है उसके ऑब्जर्वेशन से कि यार ये तुमने काम किया था, हाँ तुमने रिपोर्ट मुझे टाइम पे दे दी थी, लेकिन उसमें तुमने इन चीज़ों में काम करना था, तुमने सिंपल रिपोर्ट बना के दी, क्या डैशबोर्ड दे देते, क्या प्रेजेंटेशन स्किल पे काम कर लेते, तुमने प्रेजेंट करते हुए टाइम लगाया है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल में टाइम लगे। हमने रिसेंटली एक मैनेजर जो है उसको अपग्रेड किया, M1 से M2 वाले ग्रेड में लेके गए। तो जब उसको उसके लाइन मैनेजर ने मॉर्निंग मीटिंग में कहा यार आइंदा से मैं नहीं बात करूँगा, तुमने फाइनेंस को प्रेजेंट करना है, तुमने बात करनी है, वो थोड़ा चौक हो गया कि यार मैनेजर तो मैं हो गया हूँ, लेकिन सबके सामने, हालांकि ऑनलाइन मीटिंग थी, कोई बैठा भी नहीं होता, सब ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, लेकिन उससे बात नहीं हो सकी। हालांकि अच्छे कोई 10-12 साल का एक्सपीरियंस था उस बंदे का, और प्रेजेंट नहीं कर सका। तो उसके फिर जिस लाइन मैनेजर ने इसको उसे प्रमोट किया था, उसने आइडेंटिफाई किया या इसको कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ट्रेनिंग करवाई जाए, बताया जाए कि आपने बात कैसे करनी है, निगोशिएट कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है।
लोग इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे फाइनेंस के ऊपर बात करते हुए, लेकिन इसने कन्विंस कैसे करना है, निगोशिएट कैसे करना है, डिबेट कैसे करनी है इसने, तो उसके ऊपर भी ट्रेनिंग करवाई क्योंकि उसने आइडेंटिफाई किया था। तीसरा TNA का मेथड है फोकस ग्रुप, जो कि कस्टमाइज सेशन में होता है। जब आप बाहर से ट्रेनर आइडेंटिफाई करते हो कि यार कैसर बादशाह या मिस्टर ABC से ADSB को बुला लिया, किसी को बुला लिया, हमने सेशन करवाना है, तो वो मिलके एक फोकस ग्रुप सेशन करवाता है कि 20 से 25 लोग बैठा दिया आपने सेल टीम के, कस्टमर सर्विस के, उनको उसने एक टेस्ट सर्वे रन किया होता है कि आपने टेस्ट, ये आप अपने टेस्ट देना है, इसमें ये चीज़ें 5 चीज़ें पूछेंगे कि आपने कंपनी में कल्चर क्या है, आपने कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो फोकस ग्रुप में डिफरेंट किस्म के उसके मेथड होते हैं, MCQs होते हैं, जिसके थ्रू वो बंदा आइडेंटिफाई करता है कि यार मुझे आपके इस ऑडियंस में, कस्टमर सर्विस में ये मसला लग रहा है। आप कह रहे हो कि कस्टमर सर्विस में है मुझे पोलाइटनेस के ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं कहता हूँ इनके ऊपर पोलाइटनेस के ऊपर नहीं, इनके ऊपर कन्विंसिंग पावर ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो ज़्यादा बात अच्छे तरीके से कर सकें, अपनी प्रोडक्ट को तरीके से अच्छे तरीके से बता सकें। हमारे साइड पे कस्टमर सर्विस में जो ज़्यादा इश्यूज आते हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने से बजाय उनकी जो प्रॉब्लम है कि अगर मेरा AC है, मैंने हीटर पे ऑन करना है, मैंने इन्वर्टर लिया है तो मैंने हीटर पे ऑन करना है, तो मैंने कॉल सेंटर में कॉल की है, तो कॉल सेंटर को पता होना चाहिए कि रिमोट से AC कैसे चेंज होगा हीटर पे, बजाय कि हम उसे कहें कि हमारा नुमाइंदा आएगा, टेक्नीशियन आएगा तो आप वहाँ बजा के आपको ठीक कर देगा। तो आपको उसको टेक्नीशियन को जो कॉल सेंटर से पता होना चाहिए कि रिमोट से 2 बटन दबाएंगे तो ये कूलिंग मोड से हीटिंग मोड पे चला जाएगा। या फ्रिज की जो गैस किट है कि फ्रिज की जो कूलिंग खत्म हो गई है, ऊपर बर्फ़ जम गई है, तो उसका सोल्यूशन किया, उसको घुमा के कैपेसिटर को 3 पे कर दो। तो वहाँ पे भी फोकस ग्रुप पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको ट्रेनिंग किस चीज़ की है, या टेक्निकल प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग ज़रूरत है या कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो फोकस ग्रुप के थ्रू हम ये भी TN आइडेंटिफाई करते हैं कि नीड एक्चुअली है क्या। ऑब्जर्वेशन, आप काम कर रहे हो, आपके साथ टीम मेंबर हो, आप अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हो, आपके नीचे 4 बंदे काम कर रहे हैं, आप देखते हो यार ये बंदा जब भी मेरे पास आता है ये झिझक के बात करता है, प्रेजेंटेशन स्किल इसकी अच्छी नहीं है, आप इन पे काम होना चाहिए, इस पे ये जब भी बात करे, या इसकी स्किल पे, राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, इस चीज़ पर किन पे काम करना चाहिए। ये जब भी बात करता है वो बिल्कुल दब जाता है, जब इसको प्रेशर डालो वो अपने आप को पीछे हट जाता है। तो ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग तब भी आइडेंटिफाई होता है कि आप नीड एनालिसिस करते हो, ऑब्जर्वेशन में भी निकल सकती है। उसके अलावा जॉब एनालिसिस, कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए मुझे किन स्किल्स की, एबिलिटी की और एटीट्यूड की ज़रूरत है। आप प्रॉपर आइडेंटिफाई करो कि डिज़ाइन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, HR एसोसिएट, मार्केटिंग एग्जेक्टिव, फाइनेंस एग्जेक्टिव, उसकी जॉब रोल है क्या उसने कस्टमर से डील करना है। बीइंग HR आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, आपको काफ़ी फ्रेंडली होना चाहिए, आपको दूसरों से बात करनी आनी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको कहा जाए चलो यार आज हमने ट्रैवलिंग करनी इस्लामाबाद तो हमने चलें, नहीं सर मेरे घर वाले इजाज़त नहीं देंगे, मैं तो ट्रैवलिंग, मुझे इजाज़त नहीं है, मैं नहीं जा सकती या मैं नहीं जा सकता। तो HR में जो आपको रहते हुए ना आपको फ्लेक्सिबल, बोल्ड होना पड़ता है। लड़कियों के लिए बहुत इजी है कि मुझे HR की जॉब अच्छी लगती है जी, कुछ भी नहीं करना पड़ता, इंटरव्यू करवाने हैं, ट्रेनिंग करवानी है। सबसे टफ टाइम लड़कियों को मिलता है HR में, क्योंकि उनको वो HR का पता नहीं होता कि जो HR में बेसिकली बोल्ड होना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती हैं, अपने को बर्दाश्त करना पड़ता है, चीज़ों को रिप्लाई करना पड़ता है कि आपने सुनना भी है, उसको शटअप कॉल भी देनी है और तरीके से शटअप कॉल देनी है। यार आप तो इंक्रीमेंट लगाते नहीं हो, सारा दिन फारिग बैठे रहते हो, साल के एंड में अप्रेजल होता है आपका, सारा साल फारिग बैठे रहते हो, बताओ कि हमने साल में कितने काम करने हैं, क्या चीज़ें करनी है, हमने ये ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, हमने एम्प्लॉय को मैनेजमेंट भी करना है, हमने पेरोल भी चलाना है, हमने डाटाबेस भी मेंटेन करनी है। तो ऑन द जॉब एनालिसिस के थ्रू भी आइडेंटिफाई करते हो कि इसमें किस स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, कंपनी वाइड किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे कंपनी क्या चाह रही है, कंपनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, कोई ट्रेंड चेंज हुआ है, कोई नया डायमेंशन आई है, कोई नई यूनिट आया है, कोई हमारे पास नई मशीनरी आई है, कोई नया स्टैंडर्ड आया है, HR का नया स्टैंडर्ड आजकल रिक्रूटमेंट का नया आया हुआ है, उसके अलावा कोई नई मशीनरी इंस्टॉल हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं इसको ट्रेनिंग करवाई जाए। क्यों, आप फ्यूचर में जैसे हमारे पास 1990s में पेल पानियर था AC बनाने में, विंडो AC पेल का जिसके अगर अभी भी लगा हुआ है ना वो काम कर रहा है, क्योंकि पेल ने सबसे पहले पाकिस्तान में पेल में विंडो AC उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। 1990 के बाद 1990 के बाद स्प्लिट AC टेक्नोलॉजी आ गई, जिसके बाद उन्होंने ये स्प्लिट AC इंट्रोड्यूस करवाया। वहाँ से पेल को टेक्नोलॉजी को मूव करने में, समझने में काफ़ी टाइम लगा कि यार टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। सेम एज जब देखा जाए आपको अगर कोई नए ट्रेंड आता है, नई चीज़ें आती हैं, जैसे आजकल किसी को पता हो चैट GPT, ये नया टेक्नोलॉजी है ये जिसने गूगल को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया है। लॉगिन कीजिएगा चैट GPT, वहाँ पे अपना Gmail चैट लॉगिन दे के
फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और ये जितने भी सोशल मीडिया टिकटॉक वगैरह हैं, इनको तकरीबन साल लगा है 5 मिलियन यूज़र या 10 मिलियन यूज़र बनाने में। इसने 5 दिन में 1 बिलियन यूज़र बना लिए हैं। और ये प्रॉपर आपका टूल है, आप कोई भी क्वेश्चन लिखो, डिफाइन लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोसेस, डिफाइन दी मशीन प्रोसेस, डिफाइन दी एआई, ये एआई रोबोटिक टूल है चैट जीपीटी। और आपके आगे आने वाले फ्यूचर में ये इसी का दौर है, गूगल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जाके सर्च भी कीजिएगा आज चैट जीपीटी, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, प्लांटेशन पूछ लो, एयर पोल्यूशन पूछ लो, किसी प्रोसेस का पूछ लो, वो आपको विद इन 3 सेकेंड इतना बड़ा ऐसे लिख के देगा और टू द पॉइंट लिख के देगा कि यार ये स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स हैं, इसमें ये 1 स्टेप है, 1 सेकंड स्टेप है, 3rd स्टेप है, 4th स्टेप है, 5th स्टेप है। बीइंग एचआर प्रोफेशनल कौन कौन सी स्किल्स 2023 में रिक्वायर्ड है वो आप उससे पूछो, वो आपको बताएगा 2023 में एचआर में ये स्किल रिक्वायर्ड है, और ये बताया जाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मूव कर रही है चैट जीपीटी के ऊपर। टेक्नोलॉजी जो है जितनी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो अब चैट जीपीटी के ऊपर अपने आप को मूव कर रही हैं। नया टूल्स आ गया है, टेक्नोलॉजी सारी चेंज हो रही है, एआई जिसे हम कहते हैं। इसी तरह आप देखा जाए एक जैस्पर है, देन copy.ai है। एआई के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से काफ़ी ज़्यादा टूल अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल जाती हैं। आप उस पर टॉपिक लिखो कि मैंने ईमेल टू कंपनी वाइड रिगार्डिंग दी एनुअल लीव हॉलीडे अनाउंसमेंट, वो आपको पूरी ईमेल बना के दे देगा कि भाई कंपनी वाइड हमने ईमेल करनी है एनुअल अनाउंसमेंट की, तो ये कंटेंट है। आपने अप्रेजल की नॉमिनेशन करनी है कि अपने गोल्स ऐड करें, अपनी अचीवमेंट ऐड करें, हम नेक्स्ट मंथ जो है अप्रेजल रन करने निकलेंगे, आप टॉपिक लिखो, थोड़ा सा उसे बताओ बुलेट्स में ये 3 चीज़ें कवर कर ले, वो पूरी आपको ईमेल बना देगा। आपने प्रोडक्ट ओरिएंटेशन करवानी है कि मैं नई प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ एचआर की, ये बेनिफिट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, कैसे बताया जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से काफ़ी वेबसाइट हैं, जैस्पर है, copy.ai है, उसके नाम पे आप प्रॉपर आपको मिल जाएंगी कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन नीड क्या है वो डिपेंड करता है कि आप इस टाइम मार्केट में हो क्या रहा है, ट्रेंड कौन कौन से चल रहे हैं। लाइक जैसे मैं बताया चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा इन है, गूगल के आप गूगल को बिल्कुल पीछे छोड़ रहा है कि हम सब सर्च करते थे, जो भी चीज़ चाहिए गूगल पे जाकर सर्च करें, वो 5-6 पेजेस खोलता था, 1 बाय 1 हम उसको सर्च करते थे। अब वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो रही है। इसके थ्रू आप कुछ भी क्वेश्चन लिखें, चाहे वो बच्चा आपका बच्चे अगर आपके हैं तो उसने लिखना है कि मैंने इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर ऐसे चाहिए, मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऐसा बनाना है, वो वहाँ पे लिखे। प्लांटेशन के ऊपर वो प्रॉपर बता देगा कि प्लांटेशन कैसे करते हैं, ये प्रोसेस क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, वो प्रॉपर बताएगा। तो उसको जाके एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। ये टीएनए के मेथड हैं डिफरेंट जो हम कंडक्ट करवा सकते हैं। सर्वे है, इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप है, ऑब्जर्वेशन है, जॉब एनालिसिस है, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस है। इस तरह से सॉरी इंटरप्ट कर रही हूं, आपने जैसे कहा पूरा एक डिटेल टू द पॉइंट एआई, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है साइट्स नहीं खुलेगी कि आपको 1 बाय 1 टैब्स जो है हाँ, वो करनी हाँ। पड़ेगी। तो इससे जो है अगर एक कंपनी है वो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रही हैं, तो उनकी डिटेल्स अगर हमें चाहिए होगी कि लाइक फॉर एग्जांपल एक कॉपी है, इसको सेल करना है किसी कंपनी में और ये 2 से 3 कंपनी सेल कर रही है, पहले टैब वाइज जो है ना हर कंपनी की डिटेल आती थी, ठीक है। ये प्रोसेस के बारे में चैट जीपीटी आपको प्रोसेस का बताएगा, वो आपको ब्रांडिंग का नहीं बताएगा कि पहले फ्रिज बेच रही है, हायर बेच रही है, क्या बेच रही है। वो बताएगा कि बेस्ट फ्रिज के फीचर कौन कौन से हैं, वो आपको बताएगा कि आपने ये बेस्ट फीचर कौन कौन से हैं, कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको प्रोसेस का बताएगा। वो ब्रांडिंग वाला एलिमेंट की आप कह लेंगे कौन कौन सी कंपनी बेच रही है मार्केट, वो चीज़ नहीं बताएगा वो। क्योंकि वो तो कंपनी खुद करती है। हाँ, वो तो आप सोशल मीडिया पे उनका जो ऐसी कॉन्टेंट होता है वो होता है। ये आपको प्रोसेस के बारे में बताएगा। क्या आप जैसे विकीपीडिया कहते हैं ना, विकीपीडिया को उन्होंने एक समराइज फॉर्म में दे दी है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, एचआर का टूल पूछ सकते हैं, आप टैलेंट एक्विजिशन पूछ सकते हैं, रिटेंशन पूछ सकते हैं, हार्वर्ड का कोई आर्टिकल पूछ सकते हैं, उसका प्रोसेस के बारे में बताएगा। लेकिन जो एसईओ कंटेंट आप कह रही हैं कि भाई फर्स्ट टॉप पे कौन सी फ्रिज है, सेकंड पे कौन सी है, वो नहीं बताएगा, प्रोसेस के बारे में बताएगा। ये वो एक्सप्लोर करेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट। ट्रेनिंग इज़ नॉट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। बीइंग अ ट्रेनिंग प्रोफेशनल, अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आपको उस हुलिये में डालना पड़ता है। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आपको वो आप ये काम ने लेक्चर दे दिया, बाद में आपने वहीं जाके आप नीचे छली वाले से बदतमीजी कर रहे हो, ऊपर आप कस्टमर सर्विस का लेक्चर दे रहे हो, तो फ़ायदा क्या। तो आपको लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी ट्रेनर है जिसको सुहेल रिजवी है, कैसर बास है, इन लोगों को लोग फॉलो कर रहे होते हैं, काफ़ी लोगों को कासिम निशात साहब को फॉलो कर रहे होते हैं। मैं अक्सर इनको सेशन में मिल रहा होता हूँ। लास्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी का एनुअल पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी का सेशन हुआ था, इनके साथ मेरा एक पैनल सेशन था, तो हम जा रहे थे, तो उनसे मैंने सलाम दुआ की, बड़े अच्छे तरीके से सलाम दुआ ली मेरे साथ, क्या हाल है, ठीक हो, अभी हम आधे घंटे में करते हैं, खाना शाना खाया है आपने, मैं कहा जी। हालांकि इनसे मेरे अपने जो जनरल मैनेजर फाइनेंस है वो अक्सर कह रहे होते हैं यार कासिम निशात साहब मेमो लो,
हमें भी सेशन करवाओ। लेकिन वो चीज़ नहीं है कि बंदा इस लेवल पे भी आके वो उनमें हो कि यार मैं ऐसे क्यों भेज रहा हूँ, भैया पीछे हटो बात कर लेते हैं। वो आपको जब भी सेशन आप इस इंडस्ट्री में आओ तो अपने आप को वही रिफ्लेक्ट करवाना है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप कर रहे हो। ये नहीं कि आप बता कुछ रहे हो और नीचे कुछ और कर रहे हो। तो वो आप ये जो ट्रेनिंग है बेसिकली कहते हैं ये पैगंबरों का शौबा है। ये तबलीग देना, किसी को राह रास्त पे लेके आना, किसी की बेहतरी करना, किसी को बेहतर की तरफ माइल करना, किसी की ग्रूमिंग करना, ये पैगंबरों का शौबा है। और हम जो सिखा रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं, चीज़ों को बेहतरी करने के लिए बता रहे होते हैं, ये एक नोबल कॉज है। इसका रिटर्न हमें मिलता है। जैसे अपने रिटर्न के बारे में ना सोचो, इसका रिटर्न मिलेगा, किसी की सक्सेस से मिलेगा। हर एक के लिए सक्सेस डिफरेंट है। सक्सेस का फार्मूला, मुझे सक्सेस है, कोई कहता है जी मेरे नीचे गाड़ी हो, बंगला हो, पैसे हो, मेरे लिए वो शोहरत है। कोई सक्सेस कहता है मेरे पीसफुल माइंड है। आजकल के दौर में आप अपने घर वालों के साथ बैठे हुए कोई अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, दाल चावल भी खा रहे हो, ये भी आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि यार इस दौर में, इस मारामारी में, इस सिचुएशन में हमारे पास जॉब है, अल्लाह की नेमत है। कि यार वाकई हम अगर देखा जाए तो कईयों से काफ़ी बेहतर हैं। कईयों को मौका भी नहीं मिलता इन चीज़ों का, इस बातों का, कि कोई हमसे अच्छे भी हैं, हमसे सीनियर भी हैं, हमसे ज़्यादा पैसे वाले भी हैं, लेकिन क्या सुकून नहीं है ज़िंदगी में उनके। तो अगर आप बैठे हुए हो, थोड़े में खा रहे हो, चीज़ें बात कर रहे हो, अच्छे दोस्तों से मिल रहे हो, घर वालों से मिल रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये भी आपकी एक सक्सेस है। ये नहीं कि आप अच्छे एक जनरल मैनेजर एचआर पे चले गए हो, आपके नीचे एक अच्छी सी उन्होंने करोला ग्रैंडी दे दी है, साथ में आपको मोबाइल मिल गया, आईफोन मिल गया हुआ है, तो वो सक्सेस है। हर एक के लिए सक्सेस का फार्मूला डिफरेंट है। हर कोई अपने बारे में डिफरेंट सोचता है। अगर आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागोगे तो वो कभी भी हम हासिल होने वाले नहीं है। अब हर चीज़ आपको पीछे भागते रहोगे, नई नई चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन जो सेल्फ आपकी सेटिस्फेक्शन है ना, वो मैटर करती है। सर ये मेरा एक पॉइंट है सर, जो ट्रेनर है ना उसको जो है ना इनके सेल्फ कॉन्शियस लाजमी इनको होना चाहिए, कैरेक्टर का खुद इतना अच्छा हो, हाँ, जो चीज डिलीवर करे वो उससे, हाँ, उसे फॉलो भी करे, प्रैक्टिस भी करे। ये नहीं कि बता कुछ रहा है और खुद कुछ कर रहे हैं, लोगों पे बाद में कहते हैं यार हमें कुछ बता रहा था, कोई खुद कुछ हो रहा है। कुछ और है। तो ये बहुत मैटर करती है कि इस शोबे में आने के लिए आपको फिर प्रॉपरली इसको अपना एंगेज करना पड़ता है। कैन आई टीच यू एनीथिंग? मैं क्या आपको कुछ सिखा सकता हूँ? बिल्कुल सर। और ये उड़ना ये परिंदे जो है उड़ना कैसे सीखते हैं? जब उनके बाहर निकलते हैं, जब उनके पर निकलते हैं। पर तो वैसे साथ ही पैदा निकल जाते हैं, लेकिन कुछ आर्ट वर्क क्या मशीन है। मैं आपको तब तक कुछ नहीं सिखा सकता जब तक खुद ना सीखना चाहें। कहते हैं ना, स्टूडेंट रेडी टीचर पियर। जब तक इंसान में सीखने की लगन नहीं ना होगी, वो नहीं सिखा सकते। चाहे मैं यहाँ पे लेक्चर दे दूँ, हार्वर्ड के आर्टिकल पढ़ा दूँ, आप पढ़ के चले जाओगे, जब तक आप में अपने लगन नहीं ना हो, भैया मैंने कुछ सीखना है। मैंने ये ड्राइविंग सीखने के लिए ना आपको लगन होती है कि यार मैंने यार ड्राइविंग सीखनी है, मैंने मोटर बाइक सीखनी है, मैंने गाड़ी सीखनी है। उस तरह तो आप नेट पे देखते हो भी आपने इस तरह ड्राइव करनी है, या आपने क्लच दबाना है, या ऐसे रेस देनी है, या आपने शूटिंग ऐसे करनी है, गोल्फ ऐसे खेलनी है। जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, लगन नहीं पैदा होगी ना, आपको कुछ सिखा नहीं सकते। चाहे वो आप बड़े से बड़े ट्रेनर ले आए, यहाँ पे बड़े से बड़े अच्छे मोटिवेशन स्पीकर ले आए, जब तक इंसान के अंदर वो लगन वाली चीज़ नहीं है, पैशन वाली चीज़ वो नहीं पैदा होगी, हम कुछ भी नहीं सीख सकता वो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप में लगन होनी चाहिए। किस किस को जापानीज लैंग्वेज आती है वैसे? जापानीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो उर्दू में है ना, ये हमारे पाकिस्तान में है। बहुत दूर चली गई हैं चाइनीज थोड़ी बहुत आती है। वही बात, साउथ कोरिया आती है। बेहतरीन। चलें, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। आप अगर आप में लगन है तो मैं यकीन करता हूँ कि आप ये 1 to 10 आज सीख के यहाँ से जाएंगे। जापान में तनख्वाहें बहुत ज़्यादा है। जापान में मैं नहीं वहाँ पे गया अभी तक। अच्छा जी, सबसे पहले ईची मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे। 1 को कहते हैं ईची, नी, सैन, शी, को, रोको, शिशी, हाची, क्यों, जू। आप कोई मेरे साथ इसको साथ साथ देखते हैं, वो लर्न बाय डूइंग कह लेना एग्जाम्पल, तो वो आसानी से सीखने को मौका मिल जाता है। वरना ये ईची नीची करते करते में नहीं पता लगेगा। तो 1 है ईची। 1 क्या है? ऐसे करें, ईची, नी, सन, शी, को, रोको,
शी 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 हाची क्यों जूं। तो ये 1 to 10 दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। 1 क्या है जी? चलो इसको मैं ब्लैंक कर लूं मैं। 1 क्या है? इची, नी, सन, शी, गो, रोको, शी शी शी, हाची क्यों जो। जादू नहीं, जो तक काफी है, आज अभी ये सीख ली है। देखिए, इची, नी, सन, शी, गो, रोको, शीशी, हाची, सन, क्यों और जू। ये जापानी लैंग्वेज एक एग्जाम्पल है कि अगर आप सीखना चाहें तो हम जापानी भी सीख सकते हैं। पश्तो सिखा दें, वो करीब ही अफगानिस्तान है। तो पश्तो बता, उसमें पश्तो मुझे खुद नहीं आती, लेकिन 1-2 चीज़ें आती हैं। जब पूछते हो स्ता से नाम दे, इन चीज़ों को पता है। अच्छा जी, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जी? प्रॉब्लम लर्न और अनलर्न में आती है। मसला ये नहीं है नई चीज़ सीखना, फिर अनलर्न की टेक्निक सिखा दें। ये बताने लगा हूँ। मसला ये नहीं है, प्रॉब्लम इज़ नेवर हाउ वी गेट न्यू इनोवेटिव थॉट इन आवर माइंड। अनलर्न क्या है? बट हाउ टू गेट द ओल्ड वन आउट। हम अपने जहन में पुरानी चीज़ें ही नहीं निकाल पा रहे होते, जिस वजह से नई चीज़ें नहीं सीख रहे होते। मतलब लर्न जब तक नहीं करेंगे जब तक ये अनलर्न नहीं होगा। 1 to 10 को अनलर्न नहीं करेंगे जब तक हमें पर नई चीज़ नहीं पता लगेगी। हम 1 to 10 वही पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से 10 तक वही पढ़ते आ रहे हैं, और जब तक माइंड से नहीं निकलेगा, अनलर्न नहीं होगा, हम नई चीज़ को लर्न नहीं कर सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कुछ सीखना हो ना, आपके मुझे कुछ नहीं पता, अनलर्न के ऊपर ज़्यादा सोचें, हर चीज़ दोबारा प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा सोचें। तो मोस्ट जो लर्निंग है ना, वो ज़्यादातर आपकी अनलर्न से होगी, कि पुरानी चीज़ों को भूल के ना नई चीज़ क्या हो सकती है। अच्छा यार, पुरानी चीज़ों में इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म, ये 3 चीज़ों फिल करते हैं, बंदे की स्किल चेक करो, उसकी पर्सनैलिटी चेक करो, ये चीज़ें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसको भूल जाओ, नई क्या चीज़ देखो। जब तक वो पुरानी चीज़ भूलोगे नहीं, नई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। कि हम ट्रेनिंग इससे क्लासरूम में करवाते हैं, यार इस तरह ही होती है, इसको भूल जाओ। नई चीज़ क्या हो सकती है उसको देखो, कैसे हम करवा सकते हैं, क्या मेथड हैं, ई लर्निंग के क्या मेथड हैं। हम अपनी कंपनी में हर मंडे को आर्टिकल फॉर यू के नाम से एक आर्टिकल भेजते हैं, जो करंट टॉपिक के ऊपर चल रहा होता है। हार्वर्ड के थ्रू हम डाउनलोड करते हैं आर्टिकल, और कंपनी वाइड आर्टिकल भेजते हैं। अक्सर लोग हमें कह रहे होते हैं, यार आपका आर्टिकल तो पढ़ता भी कोई नहीं, आप 700 लोगों को भेज देते हो, तो फ़ायदा क्या है? हमने कहा 700 में कोई एक बंदा ही पढ़ लेता है ना, तो हमें उसका फ़ायदा है। हमने एक कल्चर प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको हर मंडे को एक आर्टिकल आएगा, कुछ ना कुछ उसमें तो लोग सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो बात करेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, किन चीज़ों में बात चल रही है इंटरनेशनल। तो हमने वो कल्चर पिछले 10 साल से हर मंडे को हम आर्टिकल फॉर यू के नाम से भेजते हैं, कि हमने उसको ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। मोस्ट ऑफ द कंपनी में जो ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन नीड के ऊपर 69% फोकस किया जाता है। एम्प्लॉय की नीड के ऊपर सिर्फ 29 किया जाता है। आप बैंकिंग सेक्टर चले जाएं, आप कॉल सेंटर चले जाएं, वो कंप्लायंस की ट्रेनिंग करवा रहे होंगे। वो कॉल सेंटर पर चले जाएं, कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग करवा रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर लीगल एंड कंप्लायंस का इशू है, उनके ऊपर फोकस रखते हैं कि हमने अपने स्टैंडर्ड 8 जो है वो पूरे करने हैं। तो हमने फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर, इनके ऊपर टेस्टिंग के ऊपर ट्रेनिंग करवानी है, क्वालिटी के ऊपर ट्रेनिंग करवानी है, ISO स्टैंडर्ड्स के ऊपर ट्रेनिंग करवानी है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट के ऊपर सिर्फ जो है 29% काम होता है। मेन फोकस उनका वही होता है कि जो हमारे ट्रेनिंग आवर्स पूरे हो जाएं, हमारी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, हमारे ISO सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो ज़्यादातर इनके ऊपर काम करते हैं। ट्रेनिंग को डिज़ाइन कैसे किया जाता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आप उस ट्रेनिंग में करवाना क्या चाह रहे हो, क्या चीज़ें कवर करना चाह रहे हो। आपने एक ट्रेनिंग करवानी है, आपने कहा जी मैं अपनी टीम के ऊपर, टीम बिल्डिंग के ऊपर ट्रेनिंग करवाना चाह रहा हूँ, या उनके मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर करवाना चाह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर करवाना चाह रहा हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या चीज़ आप कवर करना चाह रहे हो? क्या उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल बेहतर करना चाह रहे हो, या आप उनको फ्लेक्सिबल आवर प्रोवाइड करना चाह रहे हो? किन चीज़ों पे आप काम करना चाह रहे हो? आप उसको आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव करें कि इस ट्रेनिंग का मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मैं इस ट्रेनिंग के बाद चाह रहा हूँ कि ये मेरे अचीव हो जाए, कि मेरी टीम में जो है वो 5 बजे बजाय अगर 10 बजे भी आती है तो फ्लेक्सिबल रहें, वो माइंडसेट के साथ काम करें। या वो प्रायोरिटी पे देखें कि Q1 में कौन सी चीज़ आती है, Q2 में कौन सी आती है, अर्जेंट कौन सी है, इंपॉर्टेंट कौन सी है, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करें कि कम्युनिकेशन में करवानी है तो रिटर्न कम्युनिकेशन करवानी है, कि यार तुम्हें ईमेल नहीं लिखनी आती, तुम रिप्लाई टू ऑल कर देते हो कि हाँ यस सर आई एम अवेलेबल, रिप्लाई टू ऑल नहीं करना, ईमेल एटिकेट्स के ऊपर बात करनी है।
या तुमने स्पोकन इंग्लिश पे बात करनी है, प्रेजेंटेशन स्किल पे बात करनी है। हाँ, बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन जब आप किसी मीटिंग में जाता है तो उससे बात नहीं होती, वो बिल्कुल शशाय हो जाता है, वो प्रेशर में आ जाता है। ज़रा सा ऊंची आवाज़ बात करो वो बिल्कुल ही घबरा जाता है। अपनी ऑब्जेक्टिव क्लियर करें इसमें किस में करवाना है। दूसरा, डिटरमिन द ऑडियंस, कि आप किस ऑडियंस को करवाना चाह रहे हो, चाहे वो सीनियर लेवल है, फ्रेशर हैं, जूनियर लेवल हैं, कौन से रेलिवेंट के हैं, आईटी सेक्टर के हैं या अकाउंट्स के हैं। अकाउंट्स वाले ज़्यादातर वो प्रैक्टिकल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमें ज़्यादातर टेस्ट सर्वे मिले, हमें चीज़ों के ऊपर मिले, हम एक्सरसाइज पे काम करें। जो आईटी के लोग होंगे या कस्टमर सर्विस के लोग होंगे वो कहेंगे हम प्रैक्टिकल करवाया जाए, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करवाई जाए। डेवलप द कंटेंट, कंटेंट कैसे डेवलप करना है आपने 70% थ्योरी रखनी है और 30% आपने एक्सरसाइज रखनी है, एक्टिविटीज़ रखनी है। कि जो आप काम कर रहे हैं, जो सेशन आपने फुल डे का या 3 घंटे का या 5 घंटे का या हाफ डे का सेशन रखा हुआ है, तो उसमें आपने लेक्चर नहीं देना, आपने सारी चीज़ें पढ़ानी नहीं है, आपने प्रैक्टिकल भी कुछ एक्टिविटी करवानी है, आपने चीज़ों को बताना है यार चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं है, मैं किन चीज़ों में काम करूँ, मैंने वीडियो ऐड करनी है, इसमें मैंने ऑडियो ऐड करनी है। जैसे ब्रांड ट्रेसी की ऑडियो अक्सर कम्युनिकेशन स्किल में यूज़ हो रही होती हैं। अक्सर सेल वालों को ब्रांड ट्रेसी की ऑडियो सुना रहे होते हैं कि आपने कस्टमर से कैसे डील करना है, सेल कॉल कैसे क्लोज करनी है, आपने अपनी ओपनिंग स्पीच कैसे देनी है। एक टर्म्स यूज़ होती है एलिवेटर पिच। ये आप बीइंग एचआर प्रोफेशनल हर एक को अपनी एलिवेटर पिच आनी चाहिए। एलिवेटर पिच कहते हैं कि एक एम्प्लॉई अगर आपके पास फर्स्ट डे आप नेट पे देखेंगे तो आपको अवेलेबल भी होगा, वो एम्प्लॉई होता है, आप इंट्रोडक्शन कंपनी में जाता है तो उसका लाइन मैनेजर और वो दोनों एक ही एलिवेटर पे बैठ जाते हैं। तो उससे पूछता है हाँ भैया मैं आई नो यू, कहता है हाँ मैं अरशद हूँ, मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो ऊपर जाते जाते मैक्सिमम 40 या 50 सेकंड उसका टाइम लगता है। देन वो एचआर मैनेजर के पास जाता है तो उसको पता नहीं लगता उन्हें क्या बात करनी है। तो कहते हैं बीइंग एचआर प्रोफेशनल आपको अपनी एलिवेटर पिच जो है 40 to 50 सेकंड की प्रिपेयर होनी चाहिए। माय नेम इज अरशद अली, वर्किंग इन एचआर मैनेजर एज पेल, over 15 year experience in different function of HRM. I have done my master in MBA. तो आपको प्रॉपर एक एलिवेटर पिच जो है बीइंग ए ट्रेनर बताना चाहिए। मैं इस जगह सर्टिफाइड हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने इन एचआर के फंक्शन पे काम किया है, मेरी ये ग्रिप है, मेरी यूनिक फ्रेंडली स्टाइल ये है, मेरी पर्सनालिटी में ये अच्छी बातें हैं। तो वो एलिवेटर पिक्चर में आना चाहिए। और कंटेंट डेवलप करते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने क्या यूज़ करना है। मल्टीमीडिया यूज़ करना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवानी है, ऑन द जॉब करवानी है, ई लर्निंग करवानी है, कैसे करवाया जाए। मैं बाहर जाके किसी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करवाऊँ। हम जब स्ट्रॉन्गर टुगेदर का सेशन करते थे तो हम मुश्कपुरी जाते थे, तो वहाँ पे पूरी टीम को लेके हमने ऊपर टॉप पे जाना होता था। करना है क्या, टारगेट क्या, सिर्फ आपने इस बेस पॉइंट से ऊपर टॉप पे जाना है, चाहे वो आधे घंटे में चाहे 2 घंटे में जाएँ। और फिर ऊपर जाके हम प्रॉपर लर्निंग जो है वो शेयर करते थे, बताएँ कि जिस आधे घंटे की या घंटे की या 2 घंटे की हाइक के ऊपर आपने क्या चीज़ें सीखी। बताते थे कि सर मैंने वो चीज़ें सीखी, मैं बीच में मेरी पाँव में क्रल पड़ गई या मुझे टेंशन हो गई, मुझे पानी की प्यास लगी, तो मेरा टीम मेंबर मेरा वेट करता रहा, क्या मैं तो साथ लेके चलूँगा, वो उसने मेरा साथ दिया। तो एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी हमने सीखी है। या मैंने सीखा मैं ये चैलेंज नहीं ले सकता, मैं इतनी हाइक पे नहीं चढ़ सकता, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, लेकिन हमने आपको मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैं गया ऊपर। तो आपका जो डिलीवरी मेथड है वो चेक करना है आपने कैसे करवाना है। ई लर्निंग है, आप ऑनलाइन सेशन करवा लो कि मेरी टीम जो है गुजरांवाला बैठी हुई है या कराची बैठी हुई है, तो उनको हम सबको ऑनलाइन लेके सेशन करवा सकता हूँ, कंडक्ट करवा सकते हैं। ड्यूरिंग कोविड मोस्टली सेशन जो है हमारे ऑनलाइन हुए हैं, सेशन जो ऑनलाइन हुए हैं। उसके अलावा प्लान द लॉजिस्टिक, अगर आपने आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना है या लोकल ट्रैवल करना है तो क्या चीज़ें लेके जानी है आपने। मल्टीमीडिया के अलावा कौन कौन सी ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ हैं जो आप करवाना चाह रहे हो। कोई गेम्स करवानी है आपने, कोई बास्केटबॉल गेम करवानी है, किस चीज़ की गेम करवानी है, पेपर चाहिए, मटेरियल चाहिए, स्टिकी नोट्स चाहिए, कैसे आपने ट्रैवल टीम को ट्रैवल लेके चलना है, तो वो आप लॉजिस्टिक प्लान करते हो। लास्ट वैल्यूएशन ऑफ द सेशन, कि आपने सेशन की वैल्यूएशन कैसे करनी है। आपने उसको ऑन द जॉब करवानी है, ऑन द लाइव सपोर्ट करना है, या आफ्टर द सेशन करवाने हैं। इसके भी 2-3 मेथड हैं, उसके ऊपर बात करेंगे हम। ट्रेनिंग को और फैसिलिटेशन में 2 डिफरेंस है। ट्रेनिंग कहते हैं आप जो सर्कस में जो बंदे को ट्रेन किया जाता है, जानवर को ट्रेन किया जाता है, वो थ्रू स्टिक किया जाता है कि आप एक हाथी को या एक शेर को ट्रेन कर रहे होते हैं स्टिक के थ्रू, कि तुमने इस सर्कल में ही घूमना है या इस सर्कल के ऊपर तुमने आग के दरमियान से छलांग लगानी है, तो उसको ट्रेन कर रहे होते हैं। लेकिन फैसिलिटेशन में आप उसको माहौल प्रोवाइड करते हो, उसकी बात को सुनते हो। तो ट्रेनिंग का नाम जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट ट्रेंड है, फैसिलिटेशन या फैसिलिटेशन हो गया हुआ है। जितने भी ट्रेनर हैं वो अपने आप को फैसिलिटेटर कहते हैं, कि हम ट्रेनर नहीं, हम फैसिलिटेटर हैं, हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम चीज़ों के बारे में बता सकते हैं।
आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मैटर कर रही होती है। आप जब ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप देखो, आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बार बार इसी टोन में चल रहे हो, इसी में आप टेंशन में हो, या सबसे बड़ी आप इंटरव्यू में भी आप जज करते हो जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़ी जो एक नर्वनेस की जो है एक सिम्टम्स है, वो बंदा अपने यहाँ पे हाथ लगा रहा होता है कि ये बंदा कन्फ्यूज़ है। ये एक आसान सा तरीका बंदे की परेशानी को पकड़ने का, यार बात सही नहीं कर रहा, या झिझक रहा है, या बालों को छेड़ेगा, या नाक को ऐसे करेगा, ये मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा होता है। आप बात किससे कैसे कर रहे हो, आइडेंटिफाई करते हो। दूसरा, आपकी टोन, पिच और पेज और पॉज, जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आपने मुसलसल एक रिदम में बात कर रहे हो, ऊपर नीचे बात कर रहे हो, कैसे इफेक्ट कर रहे हैं आपके अल्फाज दूसरों के ऊपर, वो डिपेंड करता है। जैसे ये एक अल्फाज है, मैं आपको सिंपल टोन में करके दिखाता हूँ। डिड आई से शी बीट हर हस्बैंड, इसका इतना इफेक्ट नहीं आया। अब वन बाय वन इसको प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं कहूँगा, मैंने फोकस करूँगा डिड के ऊपर। डिड आई से शी बीट हर हस्बैंड, अब वो पहले वाला मीनिंग चेंज हो गया। डिड, क्या, आई से शी बीट हर हस्बैंड, क्या मैंने कहा था उसका अपने खामद को मारे। आई के ऊपर फोकस करो हसन आप। Did I say she beat her husband? क्या मैंने कहा था कि वो अपने खामद को मारे। मैम आप से पे फोकस करें। Did I say she beat her husband? क्या मैंने कहा था कि शी की बात, मैंने तो वैसे बात की थी। बीट पे फोकस करें सर आप। Did I say she beat her husband? क्या मारने की बात हुई थी, हमने तो वैसे बात की थी, समझा लेते, बात कर लेते, निगोशिएट कर लेते। हर पे फोकस करें। Did I say she beat her husband? मैंने तो दूसरे बंदे को मारने की बात की थी, उसने अपने खामों को ही मार दिया। हस्बैंड पे फोकस करो। मतलब आपने देखा है कि एक सिंपल सेंटेंस को आपने टोन के थ्रू कितना चेंज कर दिया। तो यही ट्रेनिंग में होता है। जब आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, आपकी टोन, पिच, वॉइस इतनी ऊपर नीचे होती है कि पूरा सेंटेंस चेंज होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 मीनिंग एक ही सेंटेंस के निकल आते हैं। इसी तरह एक और वर्ड है कि आपने पहले भी सुना होगा, रुको मत, रुको मत, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उठो मत बैठो, कौन सा? उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, ये भी एक है। तो आपकी टोन, पिच और पॉज जो है ना, वो डिपेंड कर रही होती है सारे सेशन के ऊपर कि आप किससे किसे करवा रहे हो। आपके वर्ड्स जो है वो इतना मैटर नहीं करते, आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं। अच्छा, ये एक्टिविटी है जो ट्रेनिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। वो बेसिकली अक्सर ट्रेनर जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है उसमें ये रिसर्च पे अवेलेबल भी है, आप नेट पे भी देख सकते हैं। ये माउथ वार्मिंग एक्सरसाइज होती है, जिसको हम पढ़ भी लेते हैं। आप भी सब कम से कम टाइम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। What are to do to die today at a minute or two to do? A thing decently hard to say but a harder thing to do. For they will beat a tattoo 20 to 2, ratata tattoo, and that dragon will come and beat the drum. At a minute or two to 2, today at minute or 2 to 2. ये एक माउथ वार्मिंग एक्सरसाइज है। जब आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, जब आपने ट्रेनिंग के शोबे में आना है, तो इस किस्म के जो स्लैंग्स हैं, इस किस्म की जो एक्सरसाइज हैं वो यूज़ होती हैं। इसको पढ़ने की कोशिश करो, कम से कम टाइम में स्पीड से पढ़ना है, ताकि जो आपके अल्फाज नहीं ना प्रोनाउंस होते, ये उसके लिए है कि जब ट्रेनिंग में आप बात कर रहे हो, आधे अल्फाज होते हैं, तो उसके लिए होता है। सर इसके लिए तो सिंपल स्लैंग्स की प्रैक्टिस भी की जा सकती है, ये तो लेंथियर वन है। ये बिल्कुल की जा सकती है। जैसे वो निकले हुए हैं सी शेल वाले, वो भी होते हैं। लेकिन ये हमने जो ट्रेनिंग TTT किया था, ट्रेनर प्रोग्राम किया था, वहाँ से मुझे मिला था ये वाला। सर इसमें अगर हम एक पार्टिसिपेंट को, अगर फ्यू पार्टिसिपेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं तो दे विल टेक टाइम। नहीं, वो उसमें ये टारगेट होता है कि आप इन्वॉल्व नहीं करना। ये एज अ ट्रेनर आपके लिए है। जब आपने सेशन करवाना, उससे पहले आप प्रैक्टिस कर लें, चाहे वो सीशेल के ऊपर कर लें या वो दूसरे के ऊपर कर लें, कि आप जब बात कर रहे हो तो आपकी माउथ जो है ना वार्मिंग, वो स्पीड से ना हो, वो अल्फाज पूरे प्रोनाउंस हो, हाँ, फ्लुएंसी ना डिस्टर्ब हो। करेंगे प्रैक्टिस। मुश्किल है सर। What are to die today at a minute or 2 to 2? A thing distinctly hard to say, but a harder thing to do. For they all beat a tattoo at 20 to 2. A रटाटा ratata tattoo, and the dragon will come and Beat the drum at a minute 2 to 2. At a minute or 2 to 2 today at a minute or 2 to 2. ये इसके अलावा भी जब सेशन करवाना स्टार्ट करें, कई जो हैं वो अलम नशरा भी पढ़ लेते हैं कि अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा खोल दे,
उसका भी फ़ायदा होता है, या कोई इस तरह की स्लैंग लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं कि आप उसको सी शेल के ऊपर भी बनी हुई है, न दूसरे भी बने हुए हैं, आसानी से मिल जाते हैं नेट पे। लेकिन एक सर्टिफाइड ट्रेनर ने मुझे दिया था, तो इसके साथ मैं आपके साथ शेयर किया गया। अगर आपने इस फील्ड में आना है तो इस किस्म की माउथ वार्मिंग एक्सरसाइज आपके पास होनी चाहिए। सर एक क्लाइंट की प्रैक्टिस करते हैं, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम वी स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ये सबसे बुरा है। अच्छा जी, एंड्रागोजी और पेडागोजी, ये दो किस्म के एडल्ट लर्निंग स्टाइल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एंड्रागोजी कहते हैं कि एडल्ट लर्निंग को कैसे सिखाया जाता है, और पेडागोजी के बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। तो बेसिकली इसका जो मकसद है वो आपने देखा होगा, किसी को वो कहते हैं जल्दी से एकदम चीट भी करो, आउट भी करवाओ, वो नहीं था। लेकिन आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो, क्विकली रिस्पॉन्स करते हो, ये एक डिफरेंस होता है रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में, उसके ऊपर है। ये एक्टिविटी आप अपने उसमें भी करवा सकते हैं, सेशन में भी, कि रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया है, अगले पैर आपने उसके मुंह पर एक और मार दी है, ये क्या, आपने फ़ौरन उसका रिएक्शन शो करवाया है, रिस्पॉन्ड किया है, थप्पड़ मार दिया है, ठीक है बेटा कल आऊँगा, देख तेरे साथ करता हूँ क्या मैं, रिस्पॉन्ड करता हूँ, पूरा केस करूँगा, एफ आई कटवाऊँगा, देखते हैं क्या करते हैं। तो आपके पास 2 नंबर आया है, आपने फ़ौरन 3, 4 आराम से रिस्पॉन्ड करें चीज़ों के ऊपर। भाई मेल आ गई, आपके बॉस ने कह दिया है कि आप मुझे 10 मिनट के अंदर ही प्रेजेंटेशन लेके आओ, मुझे 10 मिनट के अंदर ही डाटा प्रेजेंट करना है, सारा समरी करके ले आओ। आप फ़ौरन जाते हो, एक्सेल के ऊपर कंपाइल करते हो, रिपोर्ट दे देते हो। वो कहते हैं आपने एक्सेल नहीं कहा था, मैंने पावर पॉइंट कहा है, मुझे एक डैशबोर्ड की 1 पेज समरी दे दो। तो आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्विकली रिस्पॉन्ड कैसे करना है, या रिएक्शन कैसे करना है, वो डिपेंड करता है। तो इस एक्टिविटी का मकसद भी यही था कि आपने रिस्पॉन्ड या रिएक्शन में जो थिन लाइन है ना, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अडल्ट लर्निंग स्टाइल के ऊपर बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो विजुअल से सीखते हैं कि हम डायग्राम हो, पेपर चार्ट हो, या मुझे पढ़ने में आसानी हो, डैशबोर्ड मिल जाए, मैं वहाँ से सीख सकता हूँ। कुछ कहते हैं कि मुझे ज़्यादातर लिसनिंग के ऊपर फोकस किया जाए। बचपन में अक्सर जो है वो डेक लगा के लोग पढ़ाई करते थे, क्या मैं इतनी ऊंची आवाज़ में डेक लगा हुआ कैसे पढ़ लेते हो यार, माँ बाप कहते थे। उसकी विजुअल लर्निंग वैसे है। वो कहते हैं मुझे ऑडियो सुननी ज़्यादा सुनने मिलती है, मैं लिसनिंग स्किल की वजह फोकस करता हूँ, मुझे किसी की ऑडियो सुना दो, किसी की बात सुना दो, किसी का लेक्चर सुना दो, मैं वहाँ से ज़्यादा सीखूंगा, बजाय कि तुम बैठा के मुझे पढ़ाया जाए, बताया जाए, मैं वहाँ नहीं सीख सकता। कोई कुछ सीखते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग से कि मैं एक्टिविटी करूँ, एक्सप्रेशन लर्निंग करूँ, बाय डूइंग, प्रैक्टिकल करके सीखूँ। बच्चे जो हैं इन चीज़ों सीखते हैं कि जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, या आप भी जो एक्सप्रेशन लर्निंग जो आप कर रहे होते हो कि मैंने इसको एक्सपीरियंस करना है, क्या मैं अब आप 1 to 3 लैंग्वेज हमको आती थी, लेकिन ईची नहीं मैंने सीखी है, वो आपको भूलेगी नहीं। ईची, नी, सन, शी को प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, एक्सप्रेशन लर्निंग कर रहे होते हो। टीम बिल्डिंग में ज़्यादातर जो हम एक्टिविटी करवाते हैं वो बाय डूइंग करवाते हैं कि आपको कैसे टीम में जोड़ के रखना है, आपने एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है, आपने एक दूसरे की कम्युनिकेशन कैसे करनी है। रीडिंग, कुछ लोग कहते हैं मुझे जब तक मैं एक्सरसाइज ना कर लूँ, सर्वे फिल ना कर लूँ, मुझे नहीं समझ लगेगी, मुझे 2-3 टेस्ट दो, केस स्टडी दो पढ़ने के लिए, देन मैं समझा सकता हूँ। मुझे कोई हार्वर्ड के केस स्टडी दे दो, या मुझे कोई रिसर्च दे दो, मुझे वहाँ समझ लगे कि एचआर का लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। हाँ तुम कह रहे वीडियो सुन लो, उसकी फलाने की वीडियो आई है, ये 2-3 मोटिवेशनल लेक्चर आए हैं, मुझे नहीं समझ लगेगी जब तक मैं कुछ लॉजिकल बना नहीं देता। रिफ्लेक्टिव लर्नर कुछ होते हैं, वो कहते हैं मैं खुद जब तक अपने आप को प्रेजेंट करने से पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर लेता, मैं उसको सिखा नहीं सकता। कोई ऐसी लर्निंग है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसी स्किल है कि जब तक मैं अपने आप पर रिफ्लेक्ट नहीं करता, यार अच्छा ये स्किल का मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, तब मैं उसके बारे में बताऊँगा। अच्छा इस स्किल में मुझे ये चीज़ सीखी जाए, या इसमें मैं ऐसे ड्राइव करूँ, या मैं इसमें आर्ट वर्क में ऊपर, एडोब फोटोशॉप के ऊपर, कोरल ड्रॉ के ऊपर, कैनवा के ऊपर, जब तक मैं खुद प्रैक्टिकल नहीं कर लेता तब तक मैं बता नहीं सकता। या किसी को मैंने जजमेंट करनी है, एचआर में जो सबसे बुरी स्किल है ना, जो आप कह लें सबसे गंदी है, वो जजमेंट है। हम इंटरव्यू में बंदे को जज कर लेते हैं यार बंदा कैसा है, हालांकि वो जजमेंट 100% भी गलत हो सकती है। हम कहते हैं यार नहीं ये फैमिली बैकग्राउंड से है, ये बेचारी नकाब करके आई हुई है, पता नहीं कैसे प्रेजेंट करेगी, वो टॉपर है तो खैर है लेकिन पढ़ाकू है, पता नहीं प्रैक्टिकल में चलती कि नहीं चलती, या लड़का बिल्कुल सीधा सा है, ये कैंची पे रहने वाला है, या माल्टोन का रहने वाला है, वो ये डिफेंस का लड़का है, गाड़ी पे आया है, चाबी रखी है, गाँव का रहने वाला है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो जजमेंट नहीं करनी चाहिए। वो आप स्किल को देखो कि आपने कैसे ग्रूम किया, रिफ्लेक्ट करो उन चीज़ों को, देन आगे पर आपको रिएक्शन करो। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आपको ट्रेनिंग डिज़ाइन करने में हेल्प आउट करेंगे कि आप जिसको ट्रेनिंग देने जा रहे हो, क्या वो डल लर्निंग किस पे सीखते हैं, वो क्या वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में सीखेंगे। तो आप एक्टिविटी प्लान कर लो, कोई आइस ब्रेकर सेशन कर लो, कोई ऑडियो रख लो, कुछ वीडियो रख लो, किस किस्म की ऑडियंस है उस पर डिपेंड करता है। हैंडलिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आपके लेक्चर में, आपके सेशन में कुछ काफ़ी ऐसे लोग होंगे
जो कि आपके सेशन को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, जो बार बार आपकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, यार बंदा बार बार तंग कर रहा है, तो आपने उन चीज़ों को इग्नोर करना है। जो हैकलर होते हैं आपने उसको इग्नोर करना है कि यार करता रहे, अपनी बातों में लगा हुआ करता रहे। हाँ, टॉकर नो ऑल, एक कुछ ऐसी ऑडियंस होती है इसको पता है यार मुझे सब कुछ पता है, मैं जानता हूँ एचआर की थ्योरी क्या है, मैं जानता हूँ इसमें क्या चीज़ें होती हैं, सर्टिफिकेशन में क्या होती है, पाइथन लैंग्वेज मुझे आती है, पावर बीआई मुझे आती है, कस्टमर सर्विस के बाद मेरा ग्रिप है, मुझे 15 साल हो गए, मुझे क्या सिखाने आएगा। ग्रिपर हैं, वो चीज़ों को ग्रिप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कुछ विस्पर होते हैं, सिखा रहे हो लेकिन पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं, पीछे बैठ के स्केचिंग कर रहे हैं, या कुछ पेन के टिक टिक करना शुरू हो गया है, टांगे लाना शुरू हो गया है, तो उनको इग्नोर करना है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने जगाना होता है, वो होते हैं साइलेंट वन, जो बिल्कुल ही साइलेंट करके बैठे होते हैं। तो पार्टिसिपेशन जो है, जैसे मैं कुछ सेशन में शुरू में कहा था कि माशाल्लाह इस साइड का एक्सपीरियंस 20 साल का है, मेरा एक्सपीरियंस कम होगा, तो आप लोगों से सीखने का मौका मिलेगा, काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिलेंगी। इवैल्यूएशन की बात करते हैं, लाइव इवैल्यूएशन और एंड इवैल्यूएशन। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लाइव ले रहे होते हैं, जैसे आप सबके अगर नेट है तो मैंने एक लाइव सर्वे किया हुआ है, अपने आप टीम में यूज़ कीजिएगा, या अपनी जो मीटिंग होती है वहाँ पे यूज़ कीजिएगा। ये slido.com पे जाएं और ये वहाँ पे लिखा होगा एज अ पार्टिसिपेंट क्या आपने कोड देना है,